हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वो आज 3 से 4 है सर, आज सेशन हो, सॉरी 4 से 5:15। सर वो, हाँ वो 10:30 बजे होता है सर। मतलब हम जैसा करेंगे वैसे बच्चा करेगा। ओके जी। हाँ, वो उसके ऊपर जाएगा पूरा। चलिए जी, आज का टॉपिक है पेरेंटिंग। अब जब कंप्लेंट की बात आती है ना बच्चों की, तो सारे पेरेंट्स मतलब हम बिल्कुल रेडी हैं। बट सेशन जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारा जो आज का सेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बात बच्चों के ऊपर जो टॉर्चर होता है ना उसकी करना चाहता हूँ। और पेरेंटिंग को जो चैलेंज, आपको जो पेरेंटिंग में जो चैलेंज आते हैं उससे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें ना थॉट प्रोसेस समझना होगा अपना। ठीक है, अगर हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो हमारे बच्चों का बिहेवियर चेंज होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अपना बिहेवियर कैसे चेंज होगा पहले आपको ये समझना है। ठीक है जी। और पेरेंटिंग कितना काम करती है इस बात का एग्जांपल भी मैं आपको आज के सेशन में देने वाला हूँ। अब हम जो भी सवाल जवाब लेंगे वो सेशन के आखिर में लेंगे। आज हम सेशन थोड़ा लंबा करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि अपन टाइम से बैठे हैं और किसी को रात को सोने की जल्दी भी नहीं है, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मतलब पूरे मिलेंगे। आंसर हम इवनिंग में करेंगे सेशन खत्म करके। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो जो आप अपने बच्चे के बारे में कितना जानते हो, मेरा क्वेश्चन ही है। ठीक है जी। आपको पता क्या है अपने बच्चे के बारे में? और जब आप पहली बार, आपको ये न्यूज़ मिली कि आप पापा बनने वाले हैं, या लेडी को ये न्यूज़ मिली कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो आपने कहाँ से ये कोर्स किया था मदर फादर बनने का? ठीक है जी। तो कौन सी डिग्री आपने ली थी, मतलब ऐसी कि आपने एक बच्चे को पैदा किया? ठीक है। हमें आज सबसे पहले अपने आपसे बात करनी है, अपने बारे में सोचना है कि पहले हम अच्छे पेरेंट बनने के लायक हैं या नहीं। फिर हम बच्चों के टॉपिक पे आएंगे। व्हाट आई सेइंग कि अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके बच्चे का पर्सनैलिटी बिहेवियर क्या है, आपके बच्चे का इंट्रा पर्सनल स्किल क्या है, वो अपने कौन से ब्रेन का कितना यूज करता है, आपके बच्चे को जो पैटर्न है, साउंड है, राइटिंग है, विजुअल है, वो कौन सा पैटर्न पे ज्यादा काम करता है, उसके मोटर स्किल्स कैसे हैं, आपका बच्चा कितना सोशल है। ठीक है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास इन सवालों के जवाब हैं क्या? कि हम, आपके पास अपने बच्चे की सारी पर्सनैलिटी डिटेल है क्या? पूरा बिहेवियर पैटर्न है आपके पास अपने बच्चे का कि वो क्या करता है क्या नहीं करता? हमारा मैक्सिमम का आंसर आएगा नो। आई नो दैट। ठीक है जी, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता जिसे पेरेंटिंग कहा जाता है। हाउ टू बिकम ए गुड पेरेंट, इस पढ़ाई करने को हमारा कोई हम मतलब पब्लिक का इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। बच्चा पैदा करना है तो करना है, इसके लिए ये नहीं सोचना कि आप उस बच्चे का पेरेंटिंग कैसे होगी क्या होगी। हमेशा हम बच्चों के साथ ब्लेम गेम खेलते हैं, हमेशा हम बच्चों के साथ ब्लेम गेम खेलते हैं। और इसी वजह से हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, और हम लोग खुद हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, कि हमें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमारा बच्चा जो है ना वो हमारी सेवा करेगा। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हमारा जो बच्चा है वो हमारी सेवा करेगा। हमारे अंदर ये फियर जरूर है कि अगर बच्चा अच्छा नहीं निकला तो, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा। ठीक है जी। और उस फियर के पीछे का कारण पता है क्या है? कि हमने कभी, हम पेरेंट तो बन गए, लेकिन कैसे वाले पेरेंट बने? जैसे हमने अभी सवालों के जवाब दिए, वी कैन से कॉपी कैट। हमने सिर्फ कॉपी किया। समाज में दूसरे लोग अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? समाज में बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं जी, सब। उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है, बिल्डिंग में एसी लगा हुआ है, ये फैसिलिटी मिलेगी वो फैसिलिटी मिलेगी, तो मेरा बच्चा कॉन्वेंट में ही पढ़ेगा। हमने ऐसी एक स्टेट बना ली। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, तो बच्चा पैदा होता नहीं, एक चीज पहले डिसाइड हो जाती है कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ ये पायलट बने, मेरी ही फील्ड के अंदर आगे बढ़े, या
इंजीनियर बने या वकील बने, आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे के अंदर कितने स्पेशल स्किल्स हैं, उसके ब्रेन में कितने मल्टी इंटेलिजेंट्स हैं, उन मल्टी इंटेलिजेंट्स का बिहेवियर क्या होता है, वो बना किस चीज के लिए है। हम उस चीज से फोकस ना करते हुए एक एक्सपेक्टेशन उसके पैदा होते ही उसके ऊपर थोप देते हैं, ठीक है। जबकि दुनिया का कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता, ठीक है जी। फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बच्चा पैदा हुआ तो उसके ऊपर पढ़ाई थोप दी जाती है। 18 महीने का बच्चा स्कूल में बैठता है, उसके ऊपर पढ़ाई थोप दी जाती है, पढ़ाई का बर्डन थोप दिया जाता है। कभी ये भी समझने की कोशिश नहीं करी कि उस बच्चे का स्किल क्या है। कि अगर बच्चा लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा है ना लिखते हुए, तो उसको एक थप्पड़ लगता है कि बेटे नहीं राइट हैंड से लिखना है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं। जबकि जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो एज कंपेयर राइट हैंड से लिखने वालों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि आपका जो राइट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन है, वो राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, आपको इस हाथ से लिखना है, ठीक है। आज जो क्लास है वो स्पेशल पेरेंट्स के लिए है। आप लोग पेरेंट हैं तो अच्छी बात है, आप लोग समझिए, नहीं तो आप लोगों के सराउंडिंग जो पेरेंट्स हैं आप लोग उन लोगों तक ये बातें जरूर पहुंचाइए, उनकी डेली लाइफ में काम आने वाली बातें हैं ये, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा हमारा हमसे अपना बिहेवियर डिस्कस करने की कोशिश करता है तो हम उसके ऊपर अपना बिहेवियर थोप देते हैं। तो उसके कॉपी करने के अलावा ना जी हमारे बच्चे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन तो है हमारे पास कि उसको कॉपी करवाना क्या है। सर ने चाणक्य के बारे में बताया कि चाणक्य नीति में ऐसी कोई चीज लिखी थी कि बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर करो या वैसा बिहेवियर करो। तो चाणक्य नीति में ऐसा लिखा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए 45 क्वालिटियां बनाई थी, 45 क्वालिटीज बनाई थी, जो आप लोग कहोगे तो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। 45 क्वालिटी कि एक बच्चा कैसा हो, एक बच्चा एक राजा कैसा हो, उस राजा के अंदर कितनी क्रिएटिविटी हो, उस राजा की डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो, उस राजा की थॉट कैसे आने चाहिए, उस राजा का जजमेंट कैसा होना चाहिए, वो राजा कितना क्रिएटिव होना चाहिए, 1000 लोगों में खड़े होकर अगर उसको कोई अपनी बात रखनी है तो अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर कैसा होना चाहिए। ये चाणक्य ने ऐसी 45 क्वालिटीज चंद्रगुप्त के लिए तैयार की थी और चंद्रगुप्त को ये सारी क्वालिटीज उसने उसके ब्रेन के अंदर फीड की थी। तो हमें ये समझना होगा कि चाणक्य नीति पढ़ने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमें समझना कि चाणक्य ने ऐसा क्या किया था, चाणक्य ने ऐसा क्या किया था कि एक रॉ मटेरियल उठाया और उसको सम्राट बना दिया। राजा होना एक अलग बात होती है, सम्राट होना एक अलग बात होती है। ऐसा क्या किया, और चंद्रगुप्त की आने वाली तीन पुश्तियां भी चंद्रगुप्त की राजपाट में ही रही आगे। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है सिर्फ कि अगर ऊंट को रेगिस्तान से निकाल के सड़क पे खड़ा कर दोगे और कहोगे कि ऊंट को रेगिस्तान से भी ज्यादा स्पीड में भागो, बंदर को जंगल से निकाल के रेगिस्तान में छोड़ दोगे तो क्या बंदर वैसी परफॉर्मेंस दे पाएगा? आप समझिए, हर बच्चे का एक मल्टी स्किल होता है ब्रेन के अंदर, उसकी एक पावर होती है। ऊंट रेगिस्तान में ही भागेगा, उसकी यही पावर है। बंदर जंगल में ही दौड़ेगा, उसकी ये पावर है। बंदर रेगिस्तान में फेल हो जाएगा। तो हमारा बच्चा इंजीनियर बने, बीटेक करे, या फिर हमारा बच्चा साइंटिस्ट ही बने, या हमारा बच्चा ट्रेनर बने, वो हमारे अकॉर्डिंग बनेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो हमें वो थोपना नहीं चाहिए। यू नो वेयर इज प्रॉब्लम्स, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, बच्चे स्ट्रेस को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे चैलेंजेस फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों लो है, उनका जो फिजिकल लेवल है बच्चों का वो क्यों लो है, बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे अपना चीजों के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दिन और रात एक भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, भाग रहे हैं। क्यों? ये बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन बच्चों को भी ये नहीं समझाया कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। उसको पढ़ाना इसलिए है क्योंकि वो पढ़ाएगा, उसको उसके बाद पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसको पढ़ाना है। एक साइकिल में हम खुद तो फंसे हुए हैं, साथ साथ अपनी जनरेशन को भी फंसा रहे हैं। कोई बच्चा कह दे कि बिजनेस करूंगा, ना बेटा बिजनेस नहीं करना, तेरे पापा ने सारी उम्र जॉब की है तो तेरे को भी जॉब ही करनी है। क्यों?
क्योंकि जॉब सिक्योर होती है, महीने वाला दिन फिक्स आ जाता है। एक सैलरीड क्लास आदमी जो होता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी फिक्स होती हैं जी, एक बिजनेसमैन के अलावा। रीजन है उसके पीछे, उसको पता है 50,000 ही आना है। अब वो अपने खर्चे और अपनी एक्सपेक्टेशन भी उस 50,000 के अकॉर्डिंग ही बनाएगा, या 1 लाख आना है, वट एवर सैलरी जो भी है, ठीक है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डालने की जगह हम कहते हैं नो, ऐसा नहीं करना। हम कुछ भी नहीं जानते कि हमारे बच्चे के मल्टी इंटेलिजेंस कितने हैं, वो इंटेलिजेंट है या इमोशनल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, बच्चा नालायक कैसे हो सकता है? बच्चा तो कभी भी नालायक नहीं हो सकता। उसने प्रूव किया आपको कि मैं आप ही की तरह हूं और मैं आपसे कदम आगे हूं, इंटेलिजेंट हूं। बच्चे के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। नालायक बच्चे के ब्रेन में भी इतने, होशियार बच्चे के ब्रेन में भी इतने हैं। जब इतने न्यूरॉन्स दोनों बच्चों के ब्रेन में है, तो एक नालायक एक होशियार कैसे हो सकता है? एक बच्चा नालायक, एक बच्चा नालायक कैसे हो सकता है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चे के बिहेवियर को टैकल नहीं कर पाते? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जो भी चीजें हैं। अब एक बच्चा जब पैदा होता है ना, एक बच्चा जब पैदा होता है, वो 2.5 से 3 साल में प्रूव कर देता है कि वो जीनियस है। माँ के पेट से बाहर आते ही ना, वो उठना, बैठना, बोलना, चलना सब कुछ सीख जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास तक भी सही चलता है वो। सेकंड क्लास में वो फेस करता है पहला चैलेंज। मैक्सिमम बच्चे सेकंड क्लास में पहला चैलेंज फेस करते हैं। किसी ने कभी ये साइंस जानने की कोशिश की है क्यों सेकंड क्लास में वो चैलेंज फेस करता है? क्योंकि ना, आप में से सब मैक्सिमम लोग ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते होंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों के पास पासपोर्ट भी होगा। आप लोग 25-50 हजार की नौकरी के लिए या 1-2 लाख रुपए की नौकरी के लिए, वट एवर जो भी आपकी इनकम है, उसके लिए 20-20 साल आपने पढ़ाई भी की है, ठीक है जी। 20-20 साल आपने पढ़ाई भी की है। 25 साल आपने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिली कितने की? 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, वट एवर इनकम, ठीक है। लेकिन 20 साल लगे आपको सैलरी तक पहुंचने के लिए। सैलरी को कमाने के लिए आपने 20 साल की इन्वेस्टमेंट की है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपने मेहनत करी है, कार चला के दिखाई है, बाइक चला के दिखाई है, आरटीओ ऑफिस में जाके पैसा दिया है। इसी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के लिए। लेकिन शादी करने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और ना ही पेरेंट बनने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली। बट एक चीज हमने कभी नहीं छोड़ी, वो है अहंकार, कि हम तुम्हारे माँ बाप है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है और बाकी सब गलत है। हम जो बोल रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। और फिर बच्चा भी क्या कहता है जी, हाँ जी अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन तो है नहीं, मैं भी आप ही हो मेरे सब कुछ, तो आप ही सही हो और मैं गलत हूँ, जैसे बोलोगे वैसा होगा। कंपटीशन की एक चक्र में फेंक देते हैं हम अपने बच्चे को कि जाओ तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अपनी एक्सपेक्टेशंस कि मैं चाहता था तुम ये बने, लेकिन तुम नहीं बन पाए। चाहे वो बच्चा 30 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, हम अपनी बात कहने से नहीं चुकेंगे उसको कि मैं चाहता था, मेरा सपना था मेरा बेटा एक दिन ये बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, पायलट बने, वट एवर जो भी। आप अपने सपना उसके ऊपर कैसे लगा सकते हो? या तो आपने उसके ब्रेन को एनालिसिस किया हो बचपन में ही, या तो आपने स्लीप पैटर्न को फॉलो किया हो उसके, या आपने उसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें फीड की हैं उसके ब्रेन के अंदर। जब तक आपने ये सब किया ही नहीं, तो फिर आपने उसको ब्लेम कैसे कर दिया अपने बच्चे को? मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चे को ब्लेम करते हैं जब बेटा हम तो तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं, तुम्हें ही पालना पोसना है बस, बेटा हम तो क्या नाम है तुम्हारे लिए ही कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए ही तुम्हारे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी लगा दी और तुम लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो। बच्चा भी अगर सामने से बोले एक सिंपल सा क्वेश्चन, जी मैंने तो नहीं कहा था मुझे पैदा करो, मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे पैदा करो, आपने पैदा किया है, आप ही का बनाया हुआ समाज है, और मैं तो आप ही के कहे अनुसार चल रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ? हम संस्कार देते हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, हम संस्कार देते हैं, लेकिन संस्कार के साथ हम अपने बच्चों को बैसाखियां भी देते हैं। संस्कार के साथ हम अपने बच्चों को बैसाखियां भी देते हैं। डू और डोंट्स अपने अकॉर्डिंग उनके ब्रेन के अंदर फीड करते हैं, ना कि उसके स्किल के अकॉर्डिंग। गेटिंग माय पॉइंट? उसके स्किल के अकॉर्डिंग अगर आप डू और डोंट्स डालोगे बच्चे के स्किल के अकॉर्डिंग, तब आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा बड़ा होकर निकलेगा क्या। अगर
कभी बच्चे के दिल से पूछा हो कि बेटा क्या करना है, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। जितने लोग यहाँ पे सबकॉन्शियस को टीच करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो तो आप बताइए बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ ऐसी क्या चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में वो नालायक हो, लेकिन दूसरी एक ऐसी चीज है उसमें अगर वो इंटेलिजेंट है तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है। सीधी सीधी बात है, स्किल, बच्चे का स्किल, आपने अगर उसके स्किल को पहचान लिया तो आपको उसको लाइफ टाइम ट्यूशन रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके बच्चे को लाइफ टाइम उसके ऊपर स्टडी का स्ट्रेस आएगा ही नहीं। अगर आपने अपने बच्चे को स्किल को अंडरस्टैंड कर लिया तो लाइफ टाइम आपको इस तरीके का चैलेंज आएगा ही नहीं। अगर इस स्किल को समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। अगर मैं जैसे पेरेंटिंग के सेशन लेता हूँ ट्रेनिंग रूम में, अगर 250 लोग बैठे हैं तो 250 लोग क्या करते हैं, जब मैं बोलता हूँ जी बताओ जी क्या चैलेंज है आपको अपने बच्चों से, क्या चैलेंज है, तो शायद 5 बार बोर्ड मिटा देते हैं ना, वो भी कम पड़ जाता है। लोग इतने चैलेंज अपने बच्चों के लिए लिखते हैं, एक्चुअल में वो चैलेंज से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं, चैलेंज से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं। और जो दूसरे तरफ अगर आप उनसे पूछ लो कि आपके बच्चे में कितनी खूबियां हैं, आप अपने बच्चे के बारे में क्या जानते हैं, इसका लर्निंग पैटर्न क्या है, कितना इमोशनल है, इसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, तो वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। यहाँ से साफ पता लगता है कि आप उसकी शिकायत करने के लिए तो प्रिपेयर हो, लेकिन उसकी खूबियों को जानने के लिए कभी भी प्रिपेयर नहीं हो। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करता हूँ। जापान एक ऐसा देश है जो कि 5 करोड़ लोगों की आबादी का देश है, 5 करोड़ की आबादी का देश है। जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था तब जापान ने क्या किया, जापान ने फेस की एक बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी कि 10 लेडीज प्रेग्नेंट होती थी और 10 में से 9 का बेबी ऑटोमेटिक अबॉर्ट हो जाता था रेडिएशन के प्रभाव से, या उनके जो ऑर्गन्स थे वो पूरे नहीं बनते थे, उनके जो ऑर्गन्स थे वो पूरे नहीं बनते थे। अब जब ये प्रॉब्लम जापान ने फेस की तो जापान को समझ में आया कि हम कहाँ पे गलत है। देखो ये तारीफ वाली बात है, बिफोर न्यूक्लियर अटैक जापान एक बहुत क्रूर देश था, बहुत क्रूर मतलब बहुत क्रूर एटीट्यूड वाला देश। न्यूक्लियर अटैक के बाद उन्होंने अपनी सेल्फ एनालिसिस की और उन्होंने अपने देश को दोबारा से बिल्ड करने के लिए एक टेक्निक बनाई। उन्होंने पहले सबसे पहले ये कहा कि हम आज के बाद एटीट्यूड शो नहीं करेंगे, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, जापान ने कभी अमेरिका को भी नहीं कोसा, जापान ने कभी अमेरिका के खिलाफ मार्च भी नहीं निकाला और कभी शोक भी नहीं मनाया कि इस दिन हमारे देश पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था। अब जो उनका चैलेंज ये था कि हो रहे थे ना और एक बच रहा था, उस एक का क्या करें। उन्होंने कहा इस एक को हम नॉर्मल से जीनियस बनाएंगे, नॉर्मल से जीनियस बनाएंगे। अब नॉर्मल से जीनियस कैसे बनेगा जी, तो उन्होंने कानून लागू किया। उन्होंने कानून लागू किया कि अगर कोई भी लेडी या जेंट्स ऑफिस में ये रिपोर्ट देता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आज भी ये रूल लागू है, तो 5 डेज के लिए उनको एक कोर्स अटेंड करना होगा जिसका नाम है पेरेंटिंग, हाउ टू बिकम ए गुड पेरेंटिंग। और आप एक बड़ी सोल को जन्म देने जा रहे हो, बहुत बड़ी सोल को जन्म देने जा रहे हो, तो वो सोल जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ आपको ट्रीट क्या करना है। तो जापान ने एक टेस्ट पकड़ा जिसका नाम है DMIT टेस्ट। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। टेस्ट की एक्यूरेसी आती है 70%, 70% 70% एक्यूरेसी आप कह सकते हैं आती है उसकी, 100% मैं भी नहीं मानता। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे किसी लेडी ने बताया जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस लेडी को उन्होंने छुट्टी दे दी 5 दिन के लिए। अगर उस लेडी ने छुट्टी कर ली और किसी भी प्रकार का छुट्टी कर ली और किसी भी प्रकार की पेरेंटिंग क्लास नहीं ली, तो उस केस में जो भी गायनी डॉक्टर होंगी वो उस लेडी को अटेंड नहीं करेंगी। समझ रहे हैं आप, उसको कंसल्टेशन नहीं मिलेगा डॉक्टर की तरफ से, मतलब पेरेंटिंग क्लास आपके लिए मैंडेटरी है। जब ये उन्होंने इस तरीके का कानून बनाया तो वहां से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेस्ट पकड़ा, DMIT डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट।
और उस टेस्ट को जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। ये टेस्ट प्रोफेसर हार्वर्ड ने इसका आविष्कार किया था और उन्होंने कहा था एक बच्चे के ब्रेन के अंदर 10 मल्टी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आई तो वो 9 प्रूफ कर पाए, इसलिए 9 को ही अप्रूवल मिला और बताया जाता है कि ये 9 मल्टी इंटेलिजेंट्स होते हैं, 10वें पे आज तक काम चल रहा है। प्रोफेसर हार्वर्ड का कहना है कि 10 फिंगर्स होती हैं, 10 फिंगरप्रिंट होते हैं, तो 10 ही मल्टी इंटेलिजेंट्स होते हैं, बट 10th के ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है, 9 को अप्रूवल मिला। अब वहां से क्या पता लगता है, इस टेस्ट से ये पता लगता है कि आपका बच्चा है वो कैसे सीखता है, देख के, बोल के, लिख के। बच्चे को पढ़ाने के 3 ही मेथड है, या तो देख सीखता है या बोल के। अब क्लासरूम में आप लोगों ने पर्सनली भी ये चैलेंज अपनी लाइफ के अंदर फेस किए होंगे और आपके बच्चे भी आज की डेट में फेस कर रहे होंगे या आपके पोता पोती भी फेस कर रहे होंगे कि जो बच्चा देख के सीखता है ना तो उसका विजुअल स्ट्रॉन्ग होता है, उसका विजुअल स्ट्रॉन्ग होता है। अब वो ना कॉपी के अंदर कार्टून बनाता रहेगा लेकिन वो देख रहा है वहां पे। कोई बच्चा होगा जो सुन के ही सीखता है, उसको लिखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब होगी मतलब पुअर राइटिंग जिन बच्चों की होती है, आप एक टेक्निक अपनाना, जो भी कुछ उसको याद करवाना है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसके कान पे लगा देना, आप देखना कि उसको मुंह जुबानी याद होगा सब कुछ, वो सुना देगा सब कुछ टीचर को, बट लिख नहीं पाएगा एग्जाम के अंदर। डजंट मीन कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। हम कहते हैं कि जी हमारा बच्चा है, याद तो इसको सब रहता है बट एग्जाम में नहीं लिख के आता, ये प्रॉब्लम है। आपको इस प्रॉब्लम को पकड़ के समझना है पहले और फिर उसके ऊपर काम करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख के ही सीखते हैं, ये क्लैरिकल टाइप बच्चे होते हैं जी, ये डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं क्योंकि लिखने के लिए उनको देखना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है, ये ज्यादा मेहनती बच्चे होते हैं, ठीक है जी। ये राइटिंग को मोतियों की तरह फिरोते हैं, बट इनकी वीकनेस क्या है, ये काइनेस्थेटिक बच्चे हैं, इमोशनल ज्यादा होंगे और जब आप इनको कुछ भी कर लो जब तक ये लिखेंगे नहीं ना तब तक इनको याद नहीं होगा, ये हर चीज को लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, ये इस तरीके से मतलब चलते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 स्किल होते हैं। तो जापान ने क्या किया, 3 तरीके, वो क्लासरूम जो देख, जहाँ पे वो बच्चे बैठेंगे जो देख के सीखते हैं, एक वो क्लास लिख के सीखते हैं और एक वो क्लासरूम जहाँ पे बच्चे सुन के सीखते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जितने भी इंटरनेशनल एग्जाम होते हैं वो इन 3 पैटर्न्स के ऊपर ही होते हैं, वर्बल होता है, ऑडिएबल होता है और रिटर्न होता है, 3 ही पैटर्न्स के ऊपर एग्जाम होते हैं इंटरनेशनल उसमें। वैसे हमारे देश में राइटिंग मस्ट है, अगर मतलब आप मैक्सिमम बच्चों की राइटिंग बड़ी खराब होती है, उनके नंबर भी कटते हैं क्योंकि टीचर्स को ही नहीं पता कि ऐसी भी कोई चीज है जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके बच्चे के अंदर कौन सा मल्टी इंटेलिजेंस है और वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है जी। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि आपके बच्चे का ब्रेन के अंदर 9 मल्टी इंटेलिजेंस में सबसे स्ट्रोंग कौन सा है, कौन सा है, मतलब वो पायलट बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो मीडिया में जाएगा, वो क्या नाम है टीचर बनेगा, उसकी फील्ड क्या है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बना है या वो डांस एंड म्यूजिक के लिए बना है, आपको उस रिपोर्ट लगता है। अब वो रिपोर्ट कैसे साइंटिफिक है, वो रिपोर्ट ऐसे साइंटिफिक है कि आपके फिंगरप्रिंट और आपके ब्रेन प्रिंट जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो फिंगर्स को माना जाता है नट बोल्ट, कि फिंगरप्रिंट के द्वारा एनालाइज। इस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। जब ऐसा पता लगा कि भाई ये 5 बच्चा है, ये बड़ा होके पायलट बनेगा या ये बनेगा कोई न्यूज चैनल के अंदर एंकर। तो जैसे हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वहाँ पे जो समर इंटर्नशिप बच्चों की शुरू करी 5th क्लास ऑनवर्ड्स। हमारे यहाँ MBA या ग्रेजुएशन में जाके देते हैं समर इंटर्नशिप बच्चों को, वो भी आधी से ज्यादा जुगाड़ वाली, आधी से ज्यादा जुगाड़ वाली समर इंटर्नशिप मतलब हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं। तो उनको पता है कि ये बच्चा अगर पायलट बनेगा तो वो उसको एक्सप्लेन में टॉप मैनेजमेंट के साथ छोड़ देते हैं बच्चे को। आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा तो उसको इंजीनियर्स के साथ जाना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करता, बच्चा फ्रूट लेके जाता है, टिफिन लेके जाता है, लेकिन वो बैठेगा बड़े बड़े इंजीनियर्स के साथ। अब कोई बच्चा एंकर बनेगा तो जापान की जब आप न्यूज चैनल्स को ऑन करके देखोगे तो वहां पे अकेले नहीं बैठे होते एंकर, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। इसका मतलब ये बच्चा एंकर बनेगा, आज से उसके बॉडी और बिहेवियर पैटर्न के अंदर हमने वो चीज डाल दी बच्चे के। और 10th क्लास के बाद जापान एक ऐसा देश है, 10वीं क्लास के बाद बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाती है मैक्सिमम +2, ठीक है जी। जापान एक देश ऐसा भी है
जहाँ पे सबसे कम ग्रेजुएट है, पूरी दुनिया के सबसे कम ग्रेजुएट है। वो कहते हैं इतनी डिग्रियां आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप उसके बाद पीएचडी कर रहे हो, आपको इतना सब करने की क्या जरूरत है? जब आपके मल्टी इंटेलिजेंट को पकड़ के उस पर ही काम कर दिया तो हो गया। अब आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ पायलट का इंटरव्यू देने के लिए बच्चे को क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा? सबसे पहले 50 लाख रुपए की फीस भरेगा। वो आज की बात कर रहा हूँ। 10 साल बाद बच्चे को बनना है पायलट, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन सिस्टम 16% है। 16% तो आज है तो 16, उस टाइम पे सोचो आप कितना होगा एजुकेशन इन्फ्लेशन, कितना होगा। फिर उसके बाद उसको पढ़ाई करने के बाद जो उसकी उम्र होगी, वो टीनेज चैलेंज भी फेस करेगा और वो कोर्स भी करेगा। ज्यादातर बच्चों के साथ चैलेंज ये होता है कि जब तक आप उनके मल्टी इंटेलिजेंस से बचपन में काम नहीं करोगे तो बड़े होके वो टीनेज चैलेंज भी फेस करते हैं। अब कॉलेज में घुसेगा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होगा, पार्टीज भी होंगी, उसका घूमने फिरने का मन भी करेगा, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने पे भी ध्यान देगा, तो पढ़ाई से भटक जाएगा। सारा ध्यान पढ़ाई पे दे देगा तो उसकी ये सारी इच्छाएं किल हो जाएंगी। तो वो चीज हम नहीं समझने की कोशिश करते। हम एक ही चीज समझने की कोशिश करते हैं, बेटा 2 साल रह गए, बेटा 3 साल और मेहनत कर लो, उसके बाद अपनी जिंदगी जीना। कोई बच्चा अगर गलती से हमारी बात मान भी लेता है तो हम उसके साथ क्या बिहेवियर करते हैं? नौकरी लग गई, अब 1 साल और इसकी शादी कर देते हैं। अच्छा रिश्ता बताया तेरी बुआ ने, तेरी मामी ने अच्छा रिश्ता बताया है, तो उस बच्चे को फिर वहां फंसा देते हैं। आप समझना चाह रहे हैं, उनको स्पेस नहीं दे रहे। शादी हो गई तो बच्चे पैदा करो जी, स्पेस नहीं दिया। उसके बाद हम खुद बैठ गए, अब हम रिटायर्ड हो गए, हमने तुम्हें पढ़ा दिया लिखा दिया बड़ा कर दिया, अब हमें संभालो। हम खुद का मेडिक्लेम करवाते नहीं है, और जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बच्चा बेचारा 2 तरीके की चीजें लेके बैठ जाता है। बेचारे की सैलरी और बिजनेस जो भी है ना, कभी वो हमें हॉस्पिटलों में लेके घूम रहा है, पैसा लगा रहा है, या अपने बच्चों की पढ़ाई में कंप्रोमाइज कर रहा है। इस तरीके की वो चैलेंजेस एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर फेस करता है। तो हमें आज से समझना होगा कि किस तरीके के चैलेंज के ऊपर हमें बात करनी है। हमें ये चीज आज से ही समझनी होगी कि किस तरीके के चैलेंजेस के ऊपर हमें बात करनी है। कैसे पहचानना है हमारे बच्चे का मल्टी इंटेलिजेंट? अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, 7 साल से कम उम्र के लड़के हैं या 9 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, तो आपके पास गोल्डन चांस है। आप उनके बिहेवियर पैटर्न को पकड़ भी सकते हो घर में, और आप उनको प्रोग्राम भी कर सकते हो 45 क्वालिटीज। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, टीनेज इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो टीनेज के लिए हम एक अलग सेशन रख लेंगे। टीनेज वाले बच्चों को भी बिहेवियर पैटर्न पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 14 साल क्रॉस कर चुका है, 16 या 17 में चल रहा है, तो चांसेस जो है 14 से ऊपर के बच्चे को कंट्रोल करने के जो आपके चांसेस हैं, वो आप मान के चलिए 50-50। ठीक है जी। उसके बाद जापान ने क्या किया, जो बच्चे देख के सीखते हैं उनको वीडियो मटेरियल के थ्रू पढ़ाना शुरू किया। मतलब आपका जो, अगर आपको पायलट बनना है ना बड़े होके, तो आपको हाउ टू मेक प्लेन का वीडियो भी होमवर्क में मिलेगा। आप इंजीनियर बनोगे तो आपको इंजीनियरिंग की वीडियो मिलेंगे, आपको शेफ बनना है तो आपको शेफ की वीडियोस मिलेंगी। बच्चे के सिलेबस का पार्ट है उसका मल्टी इंटेलिजेंस। ठीक है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमने तो कभी मल्टी इंटेलिजेंस सुना भी ना हो, क्या पता, बात करना तो बहुत दूर की बात है। और जिनको पता होगा वो कहते हैं जी जो होगा देखी जाएगी, मेहनत नहीं करते हम लोग। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा एक ऐसा शॉर्टकट जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आप अपने बच्चे के अंदर वो 45 क्वालिटीज भी बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के अंदर वो 45 क्वालिटियां भी बिल्ड कर सकते हैं, और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने एक सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं, ये आपको खुद सोचना होगा कि यू आर ए गुड पेरेंट और बैड पेरेंट। क्योंकि हमने सिर्फ एक्सपेक्टेशन थ्रो की है बच्चे के ऊपर, हमने सिर्फ ब्लेम थ्रो किए हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि हम अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उनके लिए हमारा इमोशनल कॉर्नर है, हम उनकी इच्छाएं पूरे करने के लिए फाइट करते हैं, वो सब कुछ ठीक है जी। बट उस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा जब आदमी बने ना, बड़ा हो, तो उस टाइम पे अगर वो 50 लोगों में फंस जाए ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए कि मैं 1000 लोगों के बीच में भी अपनी बात रख सकता हूँ। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस आप उसके अंदर बिल्ड कर सकते हो, फिर तो यू आर ए गुड पेरेंट। और अगर आपको एक साइकिल का ही उसको हिस्सा बना के रखना है, जिस साइकिल का हिस्सा हम लोग हैं, तो वी आर ए बैड पेरेंट। और हम ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि वी आर ए गुड पेरेंट, क्योंकि हमने ऐसी कोई एजुकेशन ही नहीं ली पेरेंट बनने की, हमने कोई क्लास ही नहीं ली थी। हम कैसे ये चीज कह सकते हैं कि वी आर गुड पेरेंट? हमने ऐसी कोई क्लास नहीं ली कभी भी।
अभी इंडिया के अंदर कुछ टाइम से कुछ अच्छे ट्रेनर्स आए हैं, लेकिन उनकी वर्कशॉप बहुत कॉस्टली है। जो पेरेंटिंग के ऊपर क्लास लेते हैं वर्कशॉप बहुत कॉस्टली है, या फिर वो 5 डेज का कोर्स ना करवा के 2 या 3 घंटे का ही सेशन लेते हैं। वैसे यूट्यूब पे भी काफी अच्छा मटेरियल है, आप वहां से भी चीजों को देख के समझ सकते हो कि आपको अपने बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें बिल्ड करनी है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को समझना है पहले, फिर अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में समझना है, फिर उसके मल्टी इंटेलिजेंस को पहचानना है, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। बच्चे को कब रिवॉर्ड देना है, कब पनिशमेंट देना है, ये चीजें कैसे डिसाइड करनी है, आपको ये भी सीखने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उनको सिर्फ रिवॉर्ड ही देने हैं, बच्चे को पनिशमेंट भी जरूरी है, लेकिन कब ये चीजें आपको डिसाइड करनी है, कब कहाँ और कैसे उसके साथ बात करनी है। अगर वो कंप्लेंट लेके आया तो उसकी बात हम नहीं सुनते हैं, हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं। जो आप कर रहे हो ना, हर एक इवेंट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। मैंने बच्चों के जब टीनेज इश्यूज आते हैं ना, तो ये चीजें बहुत सुनी है, बच्चों के टीनेज इश्यूज के टाइम पे चीजें बहुत सुनी है कि मैं अपने मम्मी पापा से शेयर करना चाहता था लेकिन मैंने बात नहीं की। 80% चाइल्ड अब्यूज वाले बच्चे जो होते हैं ना, 80% वो अपने माँ बाप को जाके ये नहीं बता सकते कि हमारे साथ अब्यूज हुआ है या किसी ने हमारी सेक्सुअल हेरेसमेंट की है, बिकॉज कि हम उनको स्पेस ही नहीं देते। कोई कहेगा जी मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर मैंने उनको कुछ कहा तो ऐसा हो जाएगा। हमने कभी ये कहा ही नहीं कि बेटा आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होना, हम बैठे हैं, हम आपको हमें बताओ, और जैसे आप बोलोगे आपसे मिलके, आप और हम मिलके डिसीजन लेंगे, आपसे अलग डिसीजन नहीं लेंगे। आपने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं। इसीलिए चाइल्ड अब्यूज जैसी, आचार्य जी जरा आप हैंड डाउन कर लीजिए, लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा जरूर से जरूर। हमने कभी अपने बच्चों को इतना स्पेस ही नहीं दिया कि वो अपनी कंप्लेंट बता सकें। टीनेज गर्ल्स हैं, टीनेज बॉयज हैं, वो बता ही नहीं पाते। हमने उनको ये बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सिगरेट पीते हुए पकड़ते हैं, शाउट करते हैं, जो अपने बच्चों को शराब पीते हुए पकड़ते हैं, शाउट करते हैं, जो अपने बच्चों को किसी लड़की से बात करते हुए देखते हैं, शाउट करते हैं। 14-14 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे आज की डेट में फोन वीडियोस देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में क्या नाम है, व्हाट्सएप चैटिंग में क्या देखते हैं आपको पता भी नहीं होगा, क्या चैटिंग करते हैं आपको पता भी नहीं होगा। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम है कि आपने उनको मौका दिया है चोरी करने का, स्पेस नहीं दिया कि खुल के वो कोई काम आपके सामने किए। आपने उनको ये तो समझाया कि शराब बहुत बुरी चीज होती है, सिगरेट बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन आपने उसको डिटेल में ये नहीं बताया कि क्यों बुरी चीज होती है। बुरी होती है ये बता दिया, लेकिन क्यों बुरी होती है ये नहीं बताया कभी उसको। क्यों शब्द उसको आप लोग नहीं टीच करते। अगर जब किसी लड़का या लड़की के साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उसकी टीनेज चेंजेस होते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, तो लड़की को तो चलो एक टाइम पर उसकी मदर फिर फ्रैंक होके बता देती है, ठीक है, लेकिन जब लड़के की बारी आती है ना, तो कोई उसको पेरेंटिंग देने के लिए तैयार नहीं है। लड़कों से कभी इन टॉपिक पे बात नहीं की जाती। लड़कियों की मजबूरी है, मदर को पता होता है, मदर प्रिपेयर होती है, मदर बात करती है। लेकिन जहाँ बात आती है लड़के की, क्या वो चैलेंज फेस नहीं करता? आपका लड़का भी तो चैलेंज फेस करेगा ना टीनेज के। उसके अंदर भी तो, बॉडी के अंदर भी, ब्रेन के अंदर भी तो चेंज हुआ है, केमिकल रिलीज हुए हैं, क्या वो ये चीजें फेस नहीं कर रहा? लेकिन हमने कभी ये फादर्स की, लड़के वैसे मम्मियों के लाडले होते हैं, तो मैं खास तौर पे मम्मियों को ही अपील करना चाहूंगा कि आपको अपने लड़कों से भी इन टॉपिक्स के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। यहाँ बायोलॉजी, बायो का प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है साइंस के अंदर, तो टीचर बड़ा हेजिटेट होके पढ़ाती है। क्या आप घर पे नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को? अगर आप उसको समझाओगे नहीं, सिखाओगे नहीं, तो सीखेगा कैसे? जिस चीज के लिए उसका ब्रेन केमिकल रिलीज कर रहा है कि इस चीज के बारे में, जिस चीज की उसको नॉलेज देनी चाहिए, क्यूरोसिटी होती है उसको, उस चीज को हम दबा देते हैं कि ये नहीं, ये गलत है। अगर वही चीज आप उसको टीच करो, बिठा के समझाओ, तो शायद आपका बच्चा भटकेगा नहीं, शायद उसको टीनेज के इशू नहीं आएंगे। अब हमारी एक प्रॉब्लम और भी है, हम कभी ये मानने को तैयार भी नहीं है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया। आपका बच्चा 30 साल का भी हो जाता तो आप ये कहते हो जी अभी छोटा है बच्चा हमारा। हम कभी ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया। आपको ये सोचना चाहिए कि 14 साल की उम्र में एक बच्चे का ब्रेन 100% डेवलप हो जाता है, लड़का हो या लड़की। लड़के का ब्रेन फिर थोड़ा स्लो डेवलप होता है, लेकिन लड़की का ब्रेन जल्दी डेवलप हो जाता है।
जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है तो आप उससे इस टॉपिक्स के ऊपर खुल के बात कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आपको इन टॉपिक्स पे अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, आपको उनकी नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको जब उनको मोबाइल देते हो तो आपके मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पकड़ के उसको डांट लगाओ। अगर आपने मोबाइल में पकड़ा कि आपका बच्चा फोन वीडियो देखता है तो इट मीन्स कि उसके ब्रेन में कुछ सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस टॉपिक के ऊपर नॉलेज देना बुरा है और नॉलेज देना जरूरी हो गया आपके लिए। अभी आपको नॉलेज उसको दो, बैठ के समझाओ ये बात कि बेटा ये चीज ऐसे होती है, चीज ऐसे होती है। उसको सारी चीजें अपने अपने हिसाब से समझाओ, जो आपका बिहेवियर फैमिली का माहौल है उसके हिसाब से। बट डजंट मीन कि आप उससे चीजें छुपाओ, डजंट मीन आप उसके ऊपर शाउट करो। वो किससे बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, उसके सामने इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। हिडन रह के इंक्वायरी करो, चुपचाप रह के ऑब्जर्व करो, रोब मत झाड़ो, काउंसलिंग करो। कौन सी काउंसलिंग? साइलेंट काउंसलिंग। मतलब अपनी बात भी रख दो, समझा दो और उसको डांट भी ना लगाओ। कुछ इस तरीके की काउंसलिंग आप अपने बच्चों की करो। और जो काम हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपना बच्चों के ऊपर छोड़ दो। क्या बनना चाहता है, क्या बनेगा? मैंने पास्ट में आज से 4 साढ़े 4 साल पहले एक एक दिन में 30 30 इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है जी। मैक्सिमम है बच्चे मेरे पास आते थे एमबीए पास। अब एमबीए पास बच्चे जब मेरे पास आते थे तो बीटेक एमबीए ये उनके सीवी पे होता था। मैं बोलता जी बीटेक क्यों करी? कह रहे जी बीटेक पापा की इच्छा थी। एमबीए क्यों करी? वो मेरी इच्छा थी। मतलब अब ना तो आप इंजीनियर बने और ना आप सेल्समैन बने, ना आप एचआर बन सकते, ना आप इंजीनियर बन सकते। आप कैसे डिसीजन लेके कर रहे हो जी? आएंगे बीटेक करेंगे, सेल्स के लिए इंटरव्यू देने आ जाएंगे। क्यों जी? इंजीनियर पापा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, पर मेरा इंजीनियर बनने का कुछ मूड नहीं है। आप समझ रहे हैं? पापा चाहते थे मैं टीचर बनूं, पर मेरी तो खुद की राइटिंग इतनी गंदी है, मेरे को तो कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं मैं किसी को पढ़ा पाऊंगी या पढ़ा पाऊंगा। इस तरीके के आंसर हमारे पास आते थे। हम वो हमारी रिस्पेक्ट फिर भी रख लेते हैं एक टाइम पे। हम जो चाहते हैं उसके लिए वो अपने 2 3 4 साल भी दे देते हैं हमें। लेकिन उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने ना बचपन से किसी को देखा ही नहीं आपके अलावा, वो हम पे डिपेंड है। इसी वजह से हम उन पे रोब झाड़ते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जी बहुत लो है बच्चों का आजकल। इतना ज्यादा लो है क्योंकि आपने उनकी फीडिंग ऐसे करी। तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता, काइंड ऑफ। तुम्हें जितना भी समझा लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को आपने ही ट्रेंड किया है, उसको आता भी होगा ना। तो हमने उसको इतने ब्लेम थोप दिए, इतने ब्लेम थोप दिए कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं क्या करूं। स्कूल जाता है, फिर उसको ट्यूशन जाना है, फिर उसको स्कूल का होमवर्क करना है, फिर उसको ट्यूशन का होमवर्क करना है, फिर वो खेलने जाए तो सारा दिन खेलते रहते हो बेटा। पहले मैं नोटिस करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल भी नहीं गए। आजकल मम्मियों ने क्या कल्चर चलाया हुआ है उनकी, ये लो जी बेटा मोबाइल देख लो, पोएम आ रही है, कुछ आ रही है, मोबाइल दिखा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं बच्चे को। अब बच्चा अगली बार खाना ही नहीं खाता, कह रहा जी पहले मोबाइल दिखाओ। आप ही तो आदत बिगाड़ रहे हो बच्चे की। बच्चे की आदत कौन बिगाड़ रहा है? आप बिगाड़ रहे हो, आपने उसके हाथ में मोबाइल दिया। ठीक है जी। अब फिर कहते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता। आप उसका इंटेलिजेंट और टॉपिक ही नहीं पता। एक बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर नालायक है तो मतलब वो उसका ब्रेन का मल्टी इंटेलिजेंस नहीं है। मैथ सबके ब्रेन के लिए नहीं बना, सब रामानुज नहीं बन सकते, और साइंस भी सबके ब्रेन के लिए नहीं बनी। इंग्लिश का एक हमने अपने बच्चों के ऊपर थोपा हुआ है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो जीवन में वो क्या करेगा। हमारे बच्चे को अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब एक कंपटीशन की रेस में आपने उसको ऐसा डाल दिया, और फिर उसकी कंप्लेट पे कंप्लेट, कंप्लेट पे कंप्लेट। और एक तो सबसे बड़ी कहावत जो है जी, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है जी। एक तो सबसे बड़ी कहानी, देखो पड़ोसियों का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, ये तो सबसे ज्यादा चलता है हमारी लाइफ के अंदर जी। उसका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है और हमारा बच्चा रह गया जी। उसके बच्चे का दिमाग अलग है और आपके बच्चे का दिमाग अलग है। शक्लें भी कभी एक जैसी नहीं होती, तो दिमाग एक जैसे कैसे हो जाएगा? उसके अलग डीएनए, आपके बच्चे का अलग डीएनए। आप कौन से कंपटीशन में डाल रहे हो उसको, जिस कंपटीशन का कोई बेस ही नहीं है, जिस कंपटीशन
कि कोई फाउंडेशन नहीं, आप उसको बेस के अंदर डाल रहे हो अपने बच्चे को। आपका बच्चा कहता है जी मैं लीडर बनूंगा, तो आप कहते हैं नहीं जी पॉलिटिशियन गंदे होते हैं, कोई बात नहीं। आपका बच्चा कहता है जी मेरे को सरकारी नौकरी नहीं करनी, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, आप तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। खासकर लड़कियां ज्यादा टॉर्चर झेलती हैं आजकल इसके ऊपर। माँ बाप कह देते हैं शादी भी हो जाए बच्चों की, लेकिन माँ बाप सुनाने से नहीं हटेंगे कि जी मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी। अरे भाई, पहले तो आपने इसके दिमाग में यही प्रोग्रामिंग करी ना, लेकिन लड़की के दिमाग में आप क्या प्रोग्रामिंग करते हो कि पराया धन हो, शादी हो जाएगी चले जाओगे अपने घर। पहले तो ये प्रोग्रामिंग करे, उसको दुल्हन बनने के सपने दिखाए, फिर जब शादी से पहले हम चाहते थे आप कुछ कर लो जी। लड़की को आपने बचपन से लेके 22 साल की एज तक, जो भी एज तक हम शादी करते हैं, आपने एक ही चीज के लिए प्रिपेयर किया कि तेरी शादी हो जाएगी। बहुत कम पेरेंट हैं जो उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके करियर और स्किल के ऊपर फोकस करते हैं। आजकल पेरेंट्स करने लगे हैं, फादर ध्यान देने लगे हैं इस चीज के ऊपर। हमेशा ऑपोजिट सेक्स को अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। अगर मैं फादर हूं तो मैं अपनी बेटी से बात करूंगा, मैं नहीं अपने बेटे से ज्यादा बात करूंगा। लेकिन अगर आप फादर हैं, आप अपनी बेटी से बात कीजिए, आप मदर हैं तो आप अपने बेटे से बात कीजिए, क्योंकि वो आपकी बात समझेगा। वो आपकी बात, अगर आप उसको ये सारे टॉपिक 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में फीड करवाओगे ना, तभी आप अपने बच्चे की टीन एज में आने वाले चैलेंजेस से उसको रोक पाओगे। आइदर यू ब्लेम, या आप उसको ब्लेम करते हो या नहीं। हम अपने बच्चों को ट्रैफिक नियम तक नहीं सिखाते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बिना हेलमेट के सड़कों पे स्कूटियां चला रहे होते हैं। उन फैमिलियों को का इमोशनल लॉस कभी जीवन भर पूरा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में 2 से 3 एक्सीडेंट देखे हैं जहाँ 19 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं स्कूटी से या बाइक से ट्रकों के साथ या गाड़ियों के साथ टकरा के मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई है। उनके पेरेंट्स का क्या हाल होता है। लाइफ टाइम ये लॉस पूरा नहीं होता, लेकिन अगर आपने उसको हेलमेट पहनाई हो, आपने उसको ट्रैफिक रूल पहले बताए हो, आप कह सकते हो कि बेटा जिस दिन आप 18 के होकर डीएल मेरे हाथ में ला के रख दोगे ना, ट्रैफिक नियम मुझे समझा दोगे, उस दिन मैं तुम्हें स्कूटी चलानी भी सिखा दूंगा। इतना कौन सा लाड प्यार है कि आपने मतलब बच्चे को इतने कम उम्र के अंदर स्कूटियां देनी शुरू कर दी या कारें देनी शुरू कर दी आपने अपने बच्चों को। हार्ड वर्क आजकल का बच्चा करता नहीं। जो इम्प्रूवमेंट ऑफ एरिया है उस पर तो हम काम कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए उसमें हम काम करें। अब टेक्नोलॉजी, 10वीं क्लास की लड़की या 12वीं क्लास का बच्चा कहता है जी मोबाइल चाहिए गिफ्ट में। आजकल तो 8वीं क्लास का बच्चा कहता है जी मोबाइल चाहिए गिफ्ट में। मेरा क्वेश्चन है क्यों चाहिए मोबाइल गिफ्ट में? आप जिस दिन कॉलेज में पहले दिन जाओगे ना, उस दिन आपको मोबाइल मिल जाएगा। बिफोर कॉलेज बच्चों को मोबाइल अलाउ ही नहीं करना चाहिए। फिर कुछ मदर्स कहती हैं जी हमने तो 1 घंटे के लिए दिया है मोबाइल, या 2 घंटे के लिए मोबाइल दिया, दिन में 1 या 2 घंटे ही चलाता है। हैबिट तो हैबिट है ना। विजुअल सबसे पावरफुल होता है, और मोबाइल विजुअल ही देगा, मोबाइल विजुअल देगा। गूगल ने भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, या यूट्यूब ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, फोन साइट्स वालों ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि ये बच्चा है तो ये साइट्स ओपन नहीं कर पाएगा। इंटरनेट और इंटरनेट जो है वो स्पेशल फैसिलिटी सिर्फ कॉर्पोरेट्स के अंदर है, घरों के अंदर ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है। तो आपके बच्चे ने सिर्फ इतना बताना है कि मैं 18 साल से ऊपर का हूँ, वो कोई भी साइट ओपन करके देख सकता है। वो हिस्ट्री डिलीट कर देता है, हमें नहीं पता होता। आपने मॉनिटरिंग के लिए कोई ऐप ही नहीं डाल रखा अपने मोबाइल्स के अंदर। लेकिन मोबाइल क्यों दे रखा है? इमोशन में दे रखा है। क्या देना चाहिए रिवार्ड की जगह, वो आप नहीं दे पा रहे हो। क्या देना चाहिए पनिशमेंट की वजह, वो आप नहीं देख पा रहे हो। हमें ये चीजें समझनी होगी, असेसमेंट करनी होगी। उसके बाद हमें अपने बच्चों को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। 7 साल से कम उम्र के लड़के के अंदर आप कैसे भी चेंजेस कर सकते हो जी। मतलब आप कोई भी बैड हैबिट छुड़वा सकते हो 7 साल से कम उम्र के बच्चे की। किसी भी प्रकार की कोई भी बैड हैबिट हो तो आप पा सकते हो बिना बात की, एक शब्द की भी। ऐसे 7 साल से कम उम्र की लड़कियां जो हैं आप उनके भी 9 साल से कम उम्र में चेंज कर सकते हो बिना एक शब्द की भी बात किए जी। ठीक है जी। उसके मल्टी इंटेलिजेंस, उसके ड्रीम पे फोकस करो, वो क्या करना चाहता है उससे बात करो, क्या बनना चाहता है। बोलने के लिए आपने कह दिया जी वकील बनेगा, तो बच्चा कहता है हाँ जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको ऑब्जर्व करना उसका मल्टी इंटेलिजेंस क्या है। या तो आप वो टेस्ट कहीं से करवा लो, डीएमआईटी टेस्ट करवा लो, टेस्ट आपके कहीं पे होता हो तो ठीक है जी। 70% एक्यूरेसी है, ये पहले बता देता हूँ। 100% लेके आप लोग मत चलिएगा उसको कि 100% एक्यूरेसी। अदरवाइज स्किल करो। कुछ बच्चे डांस में बहुत अच्छे होते हैं, उनको डांस में करियर बनाने दो।
कोई बच्चा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा है, उसको उस क्लास में डालो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंदर। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा होता है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है। अब ये मत देखो कि पैसा किस फील्ड में है, जी आर्ट एंड क्राफ्ट में पैसा नहीं है या डांस में पैसा नहीं है, कंपटीशन बहुत है। अब धोनी का स्किल, अगर बैट बॉल खेलना था तो उसने फुटबॉल छोड़ के बैट बॉल उसके हाथ में किसी ने पकड़ाया, तभी वो धोनी बना, नहीं तो वो धोनी नहीं बन सकता था कभी भी। आपको मैं एक पैटर्न बताता हूँ जिसका प्रोग्रामिंग, स्लीप प्रोग्रामिंग कैसे यूज करते हैं अपने बच्चों पे, इसको बोलते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज, जो आपको अपने बच्चों के साथ डेली नाइट में यूज करनी है। जब आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, चाहे वो 2 दिन का बच्चा है, चाहे वो 2 दिन का बच्चा है, वो 7 साल से कम, 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, 14 साल से कम उम्र तक भी आप कंट्रोल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है। तो अगर तो मदर की ड्यूटी बनती है लड़के के साथ कि बेटा आप के साथ मदर को सोना है, उसके सिर्फ जब उसको कोई स्टोरी सुनाओ, बच्चा छोटा है, तो स्टोरी के अंदर जो भी लेसन आप उसको देना चाहते हो वो दो। लाइक एक राजा था, किसी बच्चे का ड्रीम है वो पायलट बनेगा, एक था उसको प्लेन में उड़ने का बड़ा शौक था, लेकिन उसको प्लेन बनाना नहीं आता। फिर आपके जैसा एक इंजीनियर आया जिसने ये अपनी जिंदगी में सोचा कि एक दिन मैं पायलट बनूंगा। काइंड ऑफ दैट। अब ये डिफरेंट बच्चे के लिए डिफरेंट लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज अपने सवाल हमें लिख के भेजो, हम आपको हिंदी में अफर्मेशन बना, आप सवाल लिख के भेजो, मेरे लिए बड़ी मेहनत का काम होगा ये, लेकिन अगर ये हमारा है कि हमें चीज़ों को चेंज करना है, लाइफ को चेंज करना है, तो हम इसमें मेहनत करेंगे। आप अपने बच्चे का नाम, क्लास, चैलेंज लिख के भेजो, मैं जवाब में सिर्फ उसकी अफर्मेशन भेजूंगा कि आप इसको ये बात बोलो। जब रात को बच्चा सो रहा लेटा हुआ होता है, आधी नींद में होता है, पूरी नींद में नहीं, आधी नींद में, जब उसको नींद आ रही होती है या वो सो चुका है, तब आप से वो ये बात बोलोगे कि बेटा यू आर क्रिएटिव चाइल्ड, यू आर वेरी क्रिएटिव चाइल्ड। मैथ के फॉर्मूले बहुत आसानी से हल कर लेते हो, आप मैथ के फॉर्मूले बहुत कर लेते हो, आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है और आप स्टडी को बहुत इंजॉय करते हो, आप माता पिता का सारा कहना मानते हो, आप अपने ड्रीम फॉलो करते हो। अब यहाँ पे ना एक सवाल आएगा जी, बच्चा सो गया, बच्चा सो गया, बच्चा कुछ नहीं सुन रहा, तो ये अपने माइंड से आप निकाल दीजिएगा कि बच्चा चाहे कितनी भी गहरी नींद में सो रहा होगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सब कुछ सुन रहा होगा। और आप 1 से 4 दिन के अंदर ही 1 से 4 दिन के अंदर ही आप अपने बच्चे के बिहेवियर पैटर्न के अंदर चेंज देखना शुरू कर दोगे। लाइक आपका बच्चा दूध की बोतल नहीं छोड़ता, तो आपको एक ही अफर्मेशन देनी है कि बेटा हम दूध की बोतल को फेंक के आएंगे और हम एक न्यू टम्बलर लेके आएंगे आपके लिए, और टम्बलर येलो कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा। ऐसा आपको 3 से 4 दिन बोलना है। 5वें दिन आपका बच्चा खुद आके आपको बोलेगा कि हम बोतल फेंक के आएंगे और टम्बलर लेके आएंगे। तब आपको पता लगेगा कि स्लीप प्रोग्रामिंग की पावर क्या होती है और बच्चे का ब्रेन जो है वो किस तरीके से कैसे काम करता है। आपको ये अफर्मेशंस बोलनी होगी, आपको ये अफर्मेशंस बोलनी होगी। डोंट यूज शॉर्टकट, शॉर्टकट यूज मत करना कि रिकॉर्ड करके उसके कान पे लगा दो, काम करता वो भी है, लेकिन जो आपकी वॉइस है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड बड़े अच्छे तरीके से पहचानता है और ट्रस्ट करता है वो कि ये इसके पेरेंट हैं, अभी तक जो कुछ इसके दिमाग में डेटा है वो इन्होंने ही फीड किया है, तो वो ट्रस्ट करेगा और फॉलो करेगा। और वहीं आप रिकॉर्डिंग करके लगा दोगे तो थोड़ा अटपटा मामला हो जाएगा वहां पे, ठीक है जी। आपको अपने बच्चों के साथ ऐसी मेहनत करनी है। अब ये मेहनत कितने दिन करनी है और कैसे करनी है, तो 45 क्वालिटीज हैं, हर क्वालिटीज को एटलीस्ट 7 डेज दो। पहले एक क्वालिटीज को बिल्ड करो, फिर दूसरी क्वालिटी को बिल्ड करो, फिर तीसरी क्वालिटी को बिल्ड करो। ऐसे आप अपने बच्चे के अंदर 45 क्वालिटीज को बिल्ड कर सकते हो। फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा? आज 5 करोड़ की जनसंख्या वाले उस देश की जो एजुकेशन, जितना पैसा हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जापान के अंदर एजुकेशन के ऊपर। उनका कोई बजट ही नहीं है एजुकेशन को लेके एक्स्ट्रा। दूसरा फायदा, दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला देश है, माइक्रो से माइक्रो टेक्नोलॉजी बनाता चला जा रहा है।
उन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड से ये तो डिसाइड किया कि हम अमेरिका का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को एक दिन ये जरूर कह दिया था कि जी हम इतना आगे निकल चुके हैं कि आपके व्हाइट हाउस में जो पैनासोनिक का टीवी लगा हुआ है ना, वो मेड इन जापान है। आपके प्राइम मिनिस्टर जो जूता डालते हैं ना, वो मेड इन जापान है। उन्होंने 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल मेहनत करने के बाद ना आज उस लेवल पे पहुंच गए कि वो ये बात बोल सकते हैं। आप जो बोलोगे, आप जो करोगे, आप जो बोलोगे, आप जो करोगे, उसका फायदा आपकी आने वाली जनरेशन को होगा, उसकी जनरेशन को होगा, समाज को होगा, सोसाइटी को होगा, देश को होगा। नाउ चॉइस इज योर। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना यहाँ पे मत डालिए अपने क्वेश्चंस, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल नंबर पे मेरे डालना होगा, तो मैं वहां से आंसर कर पाऊंगा आपको क्वेश्चंस का, आपके जो भी अफर्मेशन है जी। अब आप डिसाइड, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप अपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना अपने बच्चे का एडवाइस जरूर लो उसके अंदर, कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ के अंदर करना, उसको एडवाइस लो। और 100 में से 90% ना उसके ऊपर शाउटिंग बंद कर दो, उसके ऊपर चिल्लाना बंद कर दो। 90% आपके बिहेवियर में होना चाहिए कि आप उसको साइलेंट काउंसलिंग करो, बिना बात किए कोई स्टोरी के थ्रू या किसी शब्द के थ्रू बात समझाओ। अब इसमें मैं एक और चीज यूज करूंगा, बात करनी है, ताना नहीं मारना, उसको समझाना है, स्माइल करके समझाना है, ताना नहीं मारना कि बेटा तुम ऐसे ये हो और वो हो। जितना आप अपने बच्चे के साथ फ्रैंक रहोगे, जितना आप अपने बच्चे को बोलने का स्पेस दोगे, जितना आप उसको समझने की कोशिश करोगे, उतना बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होगा। ऐसा पैसा किस काम का जो आपने इसकी स्टडी पे तो 50,000 लगा दिए, लेकिन आपका बच्चा आपसे 50 लाख लगा दिए, लेकिन वो अपने मन की बात ही आपके साथ नहीं कर सकता। ऐसी नौकरी और ऐसा पैसा और ऐसा बिजनेस किस काम का तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो बच्चा है, अगर उसका कोई दुनिया में बेस्ट फ्रेंड है तो वो आप हो। आप करनी कोई इंफॉर्मेशन 9 साल से ऊपर के बच्चे को माँ बाप की जरूरत नहीं होती, उसको जरूरत होती है दोस्तों की, इसलिए वो बाहर की तरफ भागता है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, दोस्तों के साथ बात करना चाहता है, क्योंकि वहां पे ना वो खुल के बोल सकता है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो घरों में गालियों का यूज करते हैं, ठीक है लेकिन वही गाली अगर उनके बच्चे के मुंह से निकल जाए ना, तो फिर उस बच्चे की थेरेपी होती है बहुत अच्छे वाली, जिसको दूसरी लैंग्वेज में चपेट थेरेपी बोलते हैं हम। ठीक है, या तो आप यूज मत करो अपने घरों के अंदर। हम बड़े, गाली देने का किसी का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो। आपको अपने घर में ये शब्द यूज नहीं करने, आपको अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी, हस्बैंड वाइफ को कभी लड़ाई नहीं करनी अपने बच्चों के सामने। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे के अंदर ये फील होना चाहिए कि आप हमारे पापा नहीं हो, आपके बच्चे के अंदर ये फील होना चाहिए कि आप हमारे पापा नहीं हो, आप हमारे मम्मी नहीं हो, आप हमारे फ्रेंड हो। ये फील भाव उनके अंदर आना चाहिए। और जो कुछ ऐसी चीजें जो गलत हैं, छोटी मोटी गलत हैं, आप करते हो तो वो शरारतों की फॉर्म में आप अपने बच्चे को भी बताओ कि मैं भी ऐसी शरारतें करता हूँ, ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिले कि मैं अकेला नहीं हूँ, शरारत करने वाला मेरे साथ कोई और भी है। आपको उसको टाइम भी देना है। अभी क्या है, आप पेरेंट हो या डिक्टेटर हो उसके ऊपर, उसने गलती कर दी आपके घर पे जन्म लेके, जो मतलब हमने एक बच्चे को जन्म दिया, हम उसके माँ बाप हैं, या वो हमारे घर पे नौकर है जो हम उसको पूरा दिन डांटते रहेंगे, पूरा दिन उसको संस्कार के नाम पे हम उसके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे। ये मतलब आपको सोचना है आज के बाद कि आप क्या कर रहे हो। डू और डोंट्स जो भी हैं, मैं आप लोगों को एक पीपीटी बना के भेज दूंगा आप क्या, आपके क्या डू और डोंट्स अपने बच्चों के साथ होने चाहिए, पनिशमेंट और रिवॉर्ड क्या होने चाहिए। आपको अपने बच्चों को ऑनेस्टी के लेसन देने आने चाहिए। आपने अपने बच्चों को टिफिन शेयर करने की आदत डालनी चाहिए कि क्लास में वो अपना टिफिन शेयर करके जाए। आपको अपने बच्चों को अपने साथ प्रोग्राम्स में, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, आपको ट्रॉफीज मिलती हैं, उन प्रोग्राम्स में ले जाना जरूरी है। और आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसे काम करना बहुत जरूरी है कि आपके घर पे कोई ना कोई ट्रॉफी या सर्टिफिकेट आए। चाहे आप 20 पेरेंट मिलके एक ऐसी कम्युनिटी बना लो, अपने आसपास सराउंडिंग 20 पेरेंट मिलके एक ऐसी कम्युनिटी बना लो। बच्चे को दिखना चाहिए कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, उसमें दम है, वो मेरे पिताजी हैं या माताजी हैं,
वो रिवॉर्ड लेके आए हैं, तो बच्चा कंपटीशन मारेगा आपके साथ, पापा आप एक ट्रॉफी लाए हो, मैं भी ट्रॉफी लेके आया हूँ बदले में, आप ये कर रहे हो तो मैं भी ये कर रहा हूँ। आप क्या करते हो, अपने आप को दिखाते हो मजदूर और उसको देते हो मजदूर बनने की ट्रेनिंग। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ, वैसे मैं कास्टिज्म की कभी बात नहीं करता, लेकिन एक ऐसी भी कौम है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी पेरेंटिंग देती है। जैसे बनिए होते हैं, वो दुकान, बच्चों को छुट्टियों में अपने स्कूल में, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, शॉप पे ले जाते हैं, शॉप पे ले जाएंगे, वहां बिठाएंगे, बच्चा कुछ नहीं करता, खेलता और मस्ती करता है, शरारतें ही करता है वहां पे भी, लेकिन वो ये देखता है कि मेरे माँ बाप से किस टाइप के लोग आके बात कर रहे हैं, मेरे माता पिता का लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। ठीक है जी। तो वहां पे बच्चों को वो बच्चा ऑब्जर्व करता है, और बनियों के बच्चे मैक्सिमम ये होते हैं कि जब वो बैठे होते हैं ना, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं, तब पता उनका जो बिहेवियर पैटर्न होता है, आप ऑब्जर्व करना, वो बहुत काम होते हैं, बहुत शांत होते हैं, उनको पता है किसके सामने क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। अब मेडिटेशन अच्छा होता है तो बच्चों को बोल देते हैं जी मेडिटेशन करो, अब बच्चा कहता है जी मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, आपको पता ही नहीं उसकी एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, टीनेज के इशू चल रहे हैं उसकी लाइफ में, आप उसको ध्यान टीच करवा रहे हो, कभी होगा ही नहीं ऐसा। पहले उसके टीनेज के इशू सॉल्व कर दो तो वो अध्यात्म की तरफ भी जाएगा। समझ रहे हैं? नशे की आदतें, शराब की आदतें, सिगरेट की आदतें बच्चे को तब लगती हैं जब वो, इसको घर में दोस्त नहीं मिलते और बाहर दोस्त मिलते हैं। बाहर उसको कैसी संगति मिलेगी ये ना आप डिसाइड कर सकते, ना हम डिसाइड कर सकते। वो हमें तो बता के अच्छा ही जाएगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाहर वो किसके साथ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, ये हम हर वक्त उसको फॉलो नहीं कर सकते। और फादर्स को ये जिम्मेवारी ज्यादा लेनी होगी, क्योंकि फादर्स का बड़ा चैलेंज है। मदर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है कि वो खाना बनाती है, पूरा दिन घर के काम करना, बच्चों के नहाना धोना, पढ़ाई का ध्यान रखना, फिर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा है। लेकिन फादर जो है वो अपने बच्चों से बात करके खुश नहीं है, वो तो सोचते हैं कि आई एम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं तो ये आके बैठ गया, मुझे खाना दो, मैं थक के आया हूँ और मुझे सोना है। आपको अपने बच्चे के साथ आधा घंटा विदाउट हिज मदर, अगर आपका बच्चा 7 या 8 साल का है तो बिना उसकी मदर के आपको 7 से 8 मिनट तो अपने बच्चे से कम बैठ के अकेले में बात करनी चाहिए। हाउस योर डे, क्या चल रहा है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के नाम क्या है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। आप उससे प्यार प्यार से जब ये सारी बातें करोगे ना, और रिएक्शन नहीं दोगे बदले में, रिएक्शन में सिर्फ स्माइल दोगे, तो खुद आके अपनी बातें बताएगा। 5 दिन आप उससे बिहेवियर करके देख लो, छठे दिन वो आपकी खुद बताएगा पापा आज ये हुआ दिन में, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, फादर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनके सामने नजर उठा के बात करना भी क्राइम है, तो बच्चा बात ही नहीं करता। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं जो पापा आया तो दूसरे कमरे में जाके भाग के बैठ जाएंगी कि फादर से बात ही नहीं करनी, क्यों जी मेरे फादर को गुस्सा बहुत आता है। ऐसे ऐसी कौन सी पेरेंटिंग चल रही है जी, ऐसा कौन सा काम है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आपने उनको पैदा किया है, संस्कार देना आपकी जिम्मेवारी है, इल्जाम देना जिम्मेवारी नहीं है। आपने उन लोगों आपको उन बच्चों को अच्छे संस्कार देना, इस लायक बना देना कि अगर 100 साल की उम्र में भी आपका बच्चा खड़ा होना तो सिर्फ एक ही बात बोले कि मेरे पापा से मैंने ये सीखा, मेरी मम्मी से मैंने ये सीखा। चाहे उसको मेहनत करनी पड़े, स्ट्रगल करनी पड़े या वो हो, बच्चे को स्ट्रगल के लिए भी तैयार रखना है, उसके ब्रेन में ऐसी फीडिंग करनी है कि वो स्ट्रगल के लिए भी तैयार रहे। क्या चंद्रगुप्त ने स्ट्रगल नहीं किया था? क्या उसने लड़ाइयां नहीं लड़ी? क्या सब दिन उसके एक जैसे रहे और सीधा ही राजा बन गया था? क्या उसके चाणक्य के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रही? जब आप चाणक्य नीति से ही, मतलब आपने बात स्टार्ट किया तो मैं चाणक्य नीति से ही बता देता हूँ कि ऐसी तो जिंदगी में कोई दिन नहीं होता जिस दिन की आपको चैलेंज फेस ना करना हो, बस चैलेंज की फॉर्म चेंज हो जाती है कि आज ये चैलेंज था, आज ये चैलेंज है। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को 21वीं सदी के हिसाब से जो चैलेंज आने वाले हैं उसकी जिंदगी में तैयार करोगे तो शायद आप समाज को, सोसाइटी को भी जाने अनजाने में कुछ डिलीवर कर रहे हो और अपना बुढ़ापा भी सिक्योर कर रहे हो। आप अपना बुढ़ापा भी सिक्योर कर, आधे से ज्यादा लोग कल में जीते हैं ना, यही फियर होता है जी, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे निकलेंगे, मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं तो बच्चों के लिए जी रही हूँ। अरे भाई, बच्चे की क्या गलती है? आप अपने नेगेटिव थॉट भी अपने बच्चों के ऊपर डाले जा रहे हो। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। स्लीप प्रोग्रामिंग जो मैं आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, या तो उसकी, या फिर मैं अभी चाहो आप लोग तो मैं अभी आपको टीच कर देता हूँ कि स्लीप प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है। स्लीप प्रोग्रामिंग का पैटर्न समझो। जिनके टीनेज इश्यू हैं वो थोड़ा मेजर रहता है, टीनेज इश्यूज पे काम करो। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ अपने घर के अंदर कि आपकी आईज जो है वो ईगल आईज हो, आपके बच्चे के ऊपर हो, बट
आप उसको शो मत करो, शो कबूतर की तरह करो कि मैंने कुछ नहीं देखा, चुपचाप बैठे रहो, आंखें आपकी बाज की तरह होनी चाहिए उसके ऊपर। जब आपका ये एटीट्यूड अपने बच्चे के साथ आएगा और आप अपने बच्चे को स्माइल करके बात करोगे, वो आपके साथ बिल्कुल वैसा बिहेवियर करेगा जैसा उसने पैदा होने से 3 साल की एज तक किया था। जब आपका बच्चा पैदा होता है ना, आप उसका नाम फीड करते हो उसके ब्रेन में, जो भी आप उसका नाम रखते हो, उसके बाद आप उसको, जब वो आप पहली बार स्माइल करता है तो आप भी उसको स्माइल करते हो, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता लेकिन आप स्माइल के साथ स्माइल करते हो। फिर जब वो बैठना सीखता है तो आप उसके आसपास तकिए लगाते हो, आप उसकी केयर करते हो। फिर वो जो चलना सीखता है आप उसको सहारा देते हो, आप उसको सारी चीजें हैप्पीनेस में सिखाते हो। वो चलना सीखता है तो आप बड़े खुश होते हो, हर चीज में उसको स्माइल डिलीवर करते हो। लेकिन जब वो स्कूल जाता है, फर्स्ट क्लास के बाद उसको पहला चैलेंज आता है, तब आपका भी बिहेवियर उसके साथ चेंज हो जाता है। तब तो बस पढ़ाना है जी, और कोई इसका मकसद नहीं चाहिए। जहां तक आपने उसके साथ स्माइल वर्सेस स्माइल रखा ना, वहां तक उस बच्चे ने प्रूव किया कि आई एम ए इंटेलिजेंट, मैं जीनियस हूँ। लेकिन जहाँ पे आपने स्माइल के साथ एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, वो बच्चे का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। मेरा एक मानना है, अगर आपका बच्चा ये कहता है कि आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, तो मत जा बेटा स्कूल। एक बार तो उसकी बात मानो, तो दूसरी बार जब वो बोलता है कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, तो वो फिर बोलो बेटा उस दिन मैंने आपकी बात मानी थी, आज आप मेरी बात मानो। दिक्कत क्या, स्कूल जाना है, चाहे कितनी बारिश आ रही है कितनी सर्दी है, नो। 2 छुट्टी कर लेगा, क्या चला जाएगा आपका बच्चा? 100% अटेंडेंस हो और रिजल्ट 50% हो, तो फायदा क्या? उसकी हैप्पीनेस के ऊपर काम करना है, वो कितना खुश रहे आपके साथ, उसकी हैप्पीनेस के ऊपर काम करना है। और जैसा बोलते हैं वैसा ही काटते हैं। देखे हैं बहुत सारे बच्चे भी ऐसे जो कि अपने माँ बाप के बारे में ये बोलते हैं कि माँ बाप ने ये कर दिया होता तो मैं आज ये कर लेता, माँ बाप ने ये कर दिया होता तो मैं ये कर देता। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने उनके साथ ब्लेम गेम खेला है तो वो भी ब्लेम गेम खेलेंगे। आपका बच्चा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी किया हुआ है या 8वीं पास है, मैटर नहीं करता। संस्कार कैसा है उसके अंदर संस्कार कैसा है ये मैटर करता है। उसका इंटेलिजेंट लेवल जो है वो आपके साथ कितना मैच करता है, सुनता है आपकी या नहीं सुनता है आपको या नहीं बताता। आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज के अंदर 12 साल का लड़का आंखों में आंखें डाल के बात करता है माँ बाप के, चिल्लाता है, शाउट करता है। मदर कहती है जी अब बड़ा हो गया, मैंने इसको मारना छोड़ दिया। आपने मारना नहीं छोड़ा जी उसको, अब वो आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। आपको ये डर है कि किसी दिन जो बिहेव आप उसके साथ कर रहे हो वो आपके साथ भी कर सकता है। ऐसे ही सेम गर्ल्स के साथ हो गया है। जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है लोगों के घरों में कि एक परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन ऐसे बैठे हैं चारों मोबाइल के अंदर अलग अलग। मैंने देखा है, मैं जाता हूँ लोगों के घर पे, 5 लोग हैं जी, सोफे पे आमने सामने ही बैठे हैं, लेकिन सब ऐसे ऐसे बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। और कितनी देर, आधा घंटा बिता देते हैं इस काम के अंदर। भाई कौन सी ड्यूटी कर रहे हो? 5 लोग आमने सामने बैठे हो, आंखों में आंखें डाल के बात करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझो। लेकिन वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कभी बनाया ही नहीं हमने। आज चलो कोरोना की दिक्कत आ गई तो बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप देने की हमारी मजबूरी हो गई है कि बच्चा मोबाइल भी यूज करेगा और लैपटॉप भी यूज करेगा, लेकिन काम से कम, सिर्फ काम से काम की चीज उसको दो। और ये बिहेवियर अपने घर में मत बनाओ कि आप 5 लोग हो, 4 लोग हो, ऐसे बैठे हो। बात करो आपस में, सेपरेट अपने बच्चे को। जरूरी थोड़ी है कि मम्मी पापा और बच्चे साथ में ही जाएंगे घूमने के लिए। आप बच्चों को ले जाओ, कभी कभी मदर को ले जाओ सेपरेट। आपकी बच्चों से अलग रिलेशनशिप है, बच्चे की मदर से अलग रिलेशनशिप है। तो आधे से ज्यादा जो फादर्स है ना, उनके बिहेवियर में बहुत प्रॉब्लम है। तो आपकी जो ड्यूटी रहेगी ना इस सेशन से, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, पेरेंट्स के ऊपर, फादर्स के ऊपर अटैक करना, फादर्स को समझाना, उनके सबकॉन्शियस माइंड को कन्वेंस करना इस बात के लिए कि आप गलत हो, मानना। क्योंकि जो मैक्सिमम लड़कियां टीनेज में प्रॉब्लम फेस करती है ना, फादर है। 9 साल की एज के बाद ना आपके बच्चे को खतरा है सेक्सुअल अब्यूज का, चाहे लड़की है या लड़का। 9 साल की एज के बाद ये खतरा उसकी जिंदगी में जब तक चलता रहता है, जब तक इसकी नॉलेज कंप्लीट ना हो, लाइक 22 या 21। बड़े ध्यान रखने के टाइम होते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा उससे फ्रैंक नहीं होगा ना तो आपको बताएगा नहीं। और अगर आपको प्यार प्यार से बात करके ये पता है कि आप किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो, मजाक मजाक में पूछते रहो, तो आप कोई दूसरा आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सके। क्योंकि बच्चा कहेगा कि पापा ने रात को ये बताया था, मैंने पापा से ये बोला था। बाहर के आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसको लगेगा कि ये बच्चा जो है ना अपने माँ बाप से सब बताता है। बच्चों के साथ अब्यूज हो जाता है, बच्चों के माइंड में फोबियाज बन जाते हैं, लोग हरेसमेंट करते रहते हैं,
माँ बाप को कोई खबर ही नहीं, कहते जी बात ही नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, रिजर्व थिंकिंग का बच्चा है। तब वो बेचारा इधर भी टॉर्चर सह के आया, इधर भी टॉर्चर सह रहा है। आपने बात करने की कोशिश ही नहीं करी, आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी। आप गूगल से डेटा तो निकाल के देखो कि इंडिया में कितने सारे बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज होता है। गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग नहीं आपने अपने बच्चों को कभी दी। 9 साल की उम्र में बच्चे को ट्रेनिंग दे देनी चाहिए गुड टच और बैड टच की। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को देती हैं, लेकिन हम कभी उस चीज में घुसने की कोशिश नहीं करते। बट एक चीज है जो बहुत अच्छी है हमारे साथ, कि हमने ये साबित कर दिया जी मैं मर्द हूं, या वो औरत जो है इसने बच्चे को पैदा कर दिया तो वो बांझ नहीं है, वो कंप्लीट हो गई है। बस इस बात की ड्यूटी हमने समाज को डिलीवर कर दी जी मेरा बच्चा है। किसी का बच्चा नहीं है तो उसको ताना मार देंगे भाई कर लो पैदा, लेट हो जाओगे नहीं तो, काइंड ऑफ दैट। ये साबित करने के लिए सिर्फ पेरेंट बने हुए हैं ना, क्या ये साबित करने या समाज को हम ऐसे बच्चे डिलीवर कर रहे हैं जो चाइल्ड अब्यूज सह के आ रहे हैं, जो सेक्सुअल हेरेसमेंट सह के आ रहे हैं, जिनका अपने माँ बाप के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी टाइप का। क्या हमसे अच्छे हैं सिंगल पेरेंट, जो सिंगल मदर्स हैं या सिंगल फादर्स हैं ना, वो अपने बच्चों के साथ डबल से अच्छा बिहेवियर करते हैं। बट डबल जहाँ पेयर की बात आ रही है ना, पेयर एक दूसरे के थ्रो कर रहे हैं। माँ की ड्यूटी है जिसकी वो समझाएगी, मैंने उसको बोल दिया लड़की है मैं बात नहीं करूंगा। क्यों जी आप क्यों बात नहीं करोगे, आपकी तो लड़की है, लड़की तो आपकी मदर भी है, लड़की आपकी आपके घर पे वाइफ भी है, आपकी बेटी भी है, क्यों आप बात क्यों नहीं करोगे इसके साथ? ऐसी ऐसा कौन सा चैलेंज है? आप 21वीं सदी में हो, आप अपने बच्चे के साथ खुल के बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, लेकिन आपको अपने बच्चों को गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग देने से पहले अपने आप को ट्रेंड करना जरूरी है कि आपको अपने बच्चे के बिहेवियर पैटर्न को समझना है, उसके मेंटल स्ट्रेस को कम करना है, अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। आप क्या करते हो उसको पता होना चाहिए। आप ऑफिस जाते हो, किसी कंपनी में हो, आपके पापा क्या करते हैं, कंपनी में जाते हैं जी, किस कंपनी में जाते हैं जी, ऑटोमोबाइल कंपनी है जी, ऑटोमोबाइल कंपनी है जी, ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या करते हैं वो तो पता नहीं है क्या करते हैं, वो उसको नहीं पता। आपके पापा क्या करते हैं जी, आईटी इंजीनियर हैं जी, करते क्या है उसको नहीं पता। आपके वर्क की नॉलेज होनी चाहिए उसको कि मेरे फादर ये काम करते हैं। आपको बताना चाहिए बेटा मेरे 10 फ्रेंड हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो वैसा, लेकिन किसी भी फ्रेंड की आलोचना आपको अपने बच्चे के सामने नहीं करनी, क्योंकि कभी भी आपका रिलेशन उसके साथ सुधरा तो वो आपके घर पे आएगा, फिर आपके बच्चे की नजर भी वही होगी। क्योंकि जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग केस होते हैं बच्चों की लाइफ में, एक और बड़ा बैड पॉइंट, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मामे, ऐसे रिश्ते हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन हमारी जो मम्मियां होती है ना या पापाज होते हैं, जिनके रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं उनको तो कहेंगे बुआ बहुत अच्छे बेटे, लेकिन मामा बहुत गंदे हैं। तो बच्चे की मामा के लिए डिसलाइकिंग स्टार्ट, बच्चे के माइंड में मामा के लिए डिसलाइकिंग स्टार्ट। मामा घर पे आए भी तो बच्चा अगर आपका बड़ा है और ये पता है कि मामा अच्छे नहीं है तो मामा से ज्यादा बात नहीं करेगा। वो आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके बच्चों के साथ तो कोई फर्क नहीं किया। ताया ताई चाचा चाची सीधी फीडिंग है जी, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं, बच्चों के ब्रेन में फीड कर रखा है। नानी अच्छी है तो दादी गंदी है, दादी अच्छी है तो नानी गंदी है। ऐसी भी पेरेंटिंग हमारे घरों में चलती है जो कि नहीं होनी चाहिए। आपके लिए हो सकते हैं जी ये रिश्ते अच्छे और बुरे, आप सेल्फ अपने आप को एनालाइज करो कि किसमें प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है या उनमें प्रॉब्लम है या वक्त ही खराब चल रहा है, पर आपके बच्चे के लिए नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चों में फर्क करता है, और कोई फर्क करता भी है तो हमें तो अपने बच्चे को उल्टा ही फीडबैक देना है ना कि नहीं अच्छे हैं। मोस्टली जो बच्चे ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, जो बच्चे दादा दादी और नाना नानी की गाइडलाइंस में रहते हैं, वो एज कंपेयर सिंगल फैमिली से ज्यादा मेच्योर्ड होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, उनको मिलजुल के रहना होता है और उनको रिश्तों की ज्यादा अहमियत पता होती है। लेकिन अभी चक्कर क्या होता है, आपको एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करके रखना है। आप चाहे बेंगलोर में रह रहे हो, आपके मम्मी पापा कहीं भी रह रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके मदर फादर के साथ कनेक्टेड रहे, वीडियो कॉल पे रहे, फोन पे रहे, वीकेंड्स पे रहे। आपको डिस्कनेक्ट पैदा नहीं करना मामा मामी नाना नानी दादा दादी के साथ, किसी के साथ भी। आपको सबको अटैच रखना है। आपके क्या रिश्ते चल रहे हैं उसको आप भूल जाओगे, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना दादा दादी और नाना नानी वाले, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते।
ना कोई अपने जवाई का बुरा चाहता, ना कोई अपनी बेटी का बुरा चाहता, ना कोई अपने लड़के का बुरा चाहता, ना कोई अपनी बहू का बुरा चाहता। इन रिश्तों में तो एटलीस्ट बिल्कुल फेयर चीजें आपकी हो जानी चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो आज के लिए सेशन इतना ही है। अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। हमारे पास इनफ टाइम है अब क्वेश्चन आंसरिंग करने का। अब हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, या आप लोग जो अपने सुझाव देना चाहते हैं 2-2 लाइन में या 3-3 लाइन में प्लीज, मतलब इन शॉर्ट में आप अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। बताइए मैडम जी। हेलो। बताइए मैडम जी। हाँ मैं ये जी, जैसे बच्चा उसके पास तो पर्सनल मोबाइल नहीं है, क्लास 10th में है सर, लेकिन जी। जैसे वो जब भी ले लेता है तो पढ़ने के लिए लेता है, लेकिन गेम खेलता है, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें? मैडम आप उसको स्लीप प्रोग्रामिंग के पैटर्न से ही कंट्रोल करो। अगर आप वो क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में, आप उससे खुल के ये पूछो। ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हुई तो आपने सामने से ही पूछ लिया, जाके आज ही पूछ लिया कि बेटा आपका क्या बनना। इस काम में 2 से 5 दिन का टाइम लगाओ। 2 से 5 दिन से लगातार एक ही क्वेश्चन पूछो, बेटा क्या बनना चाहते हो, मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, इस तरीके से बात करो। फिर उसको कहीं बाहर ले जाओ, बैठ के 1 to 1 उससे बात करो, और गेम की जगह उसका उसके लिए वो मटेरियल इकट्ठा करो। आपका बच्चा एडवोकेट बनना चाहता है तो उसको कानून की वीडियोस दिखानी शुरू करो। आपका बच्चा पायलट बनना चाहता है तो उसको प्लेन की वीडियोस दिखानी शुरू करो। डिस्कवरी से निकाल लो, हर टॉपिक की वीडियोस आपको मिल जाएगी। साइंटिस्ट बनना चाहता है, साइंस की वीडियो दिखाओ। एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी की चीजें सिखाओ। जो भी उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके माइंड को वहां डिवर्ट कर दो। जी, रात को सोते समय क्या इंफॉर्मेशन दे सर? रात को सोते समय आप उसको बोलो कि आपके ब्रेन का जो सबसे मल्टी इंटेलिजेंट स्किल है ना, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हो, आप उसको समझ पा रहे हो और आप उसकी तरफ मूव कर रहे हो। आप उसको ऐसी अफर्मेशन दो, और कोई पर्टिकुलर हो चाहिए तो मैं बता दूंगा। ओके जी सर, यस थैंक मैम, यू आप सर। पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो जी मैडम प्लीज आप पूछिए। सर, जैसे मेरी ट्विन डॉटर्स हैं तो उनके बीच में ना छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ाई झगड़ा, अभी छोटी हैं वो 13 साल की हैं, बट फिर भी मतलब जैसे शेयरिंग में या उसमें ना चाहते भी छोटी छोटी बात पर किसी बहसबाजी उनकी चलती रहती है। तो सर ये कैसे इनका इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए मैडम, क्योंकि 13 साल अगर एज आ गई है जी, तो मतलब वो ऑलमोस्ट उनका ब्रेन डेवलप्ड है पूरे तरीके से। अब बात जो बनेगी वो स्लीप प्रोग्रामिंग से ज्यादा काउंसलिंग से बनेगी आपकी बच्चों की। ठीक है, सबसे पहले तो उनको रात को सोते हुए ना, या बात बात में ये बात करो कि आजकल आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हो। अब वो है नहीं है, वो आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन आपको उल्टा ही रिप्लाई करना है कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हो। और ऐसा 1-2 लोगों से फैमिली में और भी कहलवा दो। उनके सामने ये बात बार बार करनी शुरू कर दो कि आइए बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, पहले इनको इश्यू आता था ये वाला, लेकिन अब तो मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया इनकी लाइफ के अंदर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये चमत्कार कैसा हो गया। जब आप ये पॉजिटिव फीडबैक उनको देना शुरू करोगे छोटी छोटी बातों के ऊपर, तो आप देखोगे कि ना चाहते हुए भी समटाइम वो लड़ने से पहले आपके फीडबैक को कंसिडर करेंगे, और वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा आप चाहते हो। ओके। वो और अंडरस्टैंडिंग सर होगा। अच्छा, हाँ जी। जैसे दोनों में एक तो एकदम बोल्ड है, उसको मतलब बाहर भी जाना है, वो सब करना है, बड़े इजीली सब मैनेज कर लेती है, लेकिन जो दूसरी है मतलब वो 2 मिनट छोटी है, बट सर वो इतनी ज्यादा शाय है। इवन घर में भी अगर हम उससे कम्युनिकेशन करते हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, बट स्टडी की बात कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट जब हम ये सोचते हैं ना कि कुछ पर्सनल चीजें भी हैं जो डिस्कस करें या कुछ करें, तो सर वो चीजें नहीं करती है। अगर ठीक है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कर लेगी कि हाँ हेल्थ इश्यू है या कुछ वो करके देखिए जी, 14 स्टडीज। साल से ऊपर के बच्चे को ये बोलना ही छोड़ दो कि बेटा मेरे को मम्मी बुलाओ या पापा, वी आर फ्रेंड्स, राइट। वी आर फ्रेंड्स। मैं आपकी फ्रेंड। पहले इसके सर्कल को ऑब्जर्व करो, प्यार प्यार से, मतलब देखो इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, बहुत साइलेंटली काउंसलिंग करनी है, साइलेंट कमांड्स देनी है बच्चे को। इन्वेस्टिगेट नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो, आपको बच्चे से प्यार प्यार से बात करनी है। उसके सर्कल उसके सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बिहेवियर को फॉलो कर रही है। नहीं सर, और एक्चुअली सर्कल नहीं है, क्योंकि हम लोग भी वही जैसे थोड़ा फ्रेंडली वो करते हैं, और माइंड उनका जैसे एकदम सेटल है कि हमने ऐसे स्टडी पैटर्न है हमारा, तो सर उनको टाइम भी बहुत कम मिलता है। बिकॉज जैसे अभी तक उनको हमने फीड किया था कि
ये इस तरह के फील्ड्स हैं जो आप ऑप्ट करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, वो करेगा। तो उन्होंने जैसे साइंस अपना ऑप्ट किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनका सारा जो शेड्यूल है वो सब उनका फिक्स कर रखा है। तो सर टाइम तो वैसे भी इनको नहीं होता, बाकी ये कि जब थोड़ा बहुत टाइम होता है तो हम लोग घर में हंसी मजाक करते हैं। देखो मैडम, अगर ये बातें आपको पूछनी है ना उससे, तो ये आउटर पे ही पूछ पाओगे। आउटसाइड लेके जाना पड़ेगा आपको बच्चों को। बाहर कोई पार्क में ले जाओ, आराम से बैठो, कंफर्ट जोन दो उसको, बिना किसी रीजन की पार्टी करो उसके साथ, तब उससे बात करो। मतलब पहले ना उसको हैप्पीनेस वाले जोन में लेके आओ, प्लेजर के जोन में लेके आओ पहले उसको आप, फिर उससे क्वेश्चन पुट अप करो। मतलब इस मकसद के साथ मत जाओ कि आपके मन में कुछ चल रहा है। पहले उसको एक हैप्पीनेस, उसके जो ब्रेन की स्टेट है ना, उसको हैप्पीनेस के जोन में लेके आओ, फिर उससे आप क्वेश्चन पुट अप करो, जो भी आप पुट अप करना चाहते हो। और क्वेश्चन नहीं होना, उसको क्वेश्चन लगना ही नहीं चाहिए। मतलब क्वेश्चन ऐसे पुट अप करो कि जो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, उसको समझ में ही ना आए बच्चे को। सर एक्चुअली एक इशू था, आपको एक मैं रिकॉर्डेड ऑडियो अफर्मेशन की बना के दे देता हूँ। आप उसको उसके फादर की वॉइस में, लड़की है ना जी, उसके फादर की वॉइस में आप वो रिकॉर्डेड अफर्मेशन उसको सुनानी शुरू कर दो डेली, तो उससे भी काफी चेंज हो जाएगा। जिसमें कि सबमिलियन वर्ड समझते हैं आप, सबमिलियन म्यूजिक बना के देते हैं हम लोग। जी सर जी। एक तो अफर्मेशन चल रही है और पीछे से उसके ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग चल रही है, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके सर, एक्चुअली क्या था, एक बार एक इशू हुआ था तो मैंने बड़ा अनरीजनेबल बिहेव किया था। तो वो तब छोटी थी, बट वो आज तक मुझे ना वो चीज पिंच करती है। मैं उसको, मेरे को लग रहा है कि मैं उसको रिवर्स नहीं कर पा रही हूँ। तो सर वो भी कुछ उसका कुछ फॉर्मूला है जो मैं उसको कर सकूं अभी, मतलब कॉन्फिडेंस में ला सकूं? आप इसको पर्सनल डिस्कस कर फोन पे, ठीक है। ओके, और मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको उसके थॉट को रिवर्स करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। आर्य जी हैं या चले गए? ओके, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? प्लीज बताइए जी। हाँ, मैंने वही सर पूछा था, 16th और 12th ईयर की मेरी बेटी है, हाँ जी, तो उनको कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्किंग में रहता हूँ मैं, तो समय दे नहीं पाता हूँ। ओके। आपने बताया था कि मदर किचन पे और सारी चीज़ों में लाइबिलिटीज में रहती है, तो मदर भी समय नहीं दे पाती है। कितने साल के बच्चे हैं जी? बेटा 16 साल का है सर, बिटिया 12 साल की है। हाँ जी। तो कुछ तो समय आप निकाल ही पाएंगे, दिन में, रात में, शाम को। सर वो होता ऐसा है कि मैं मतलब मार्केटिंग में रहता हूँ, तो कभी 11 बज जाती है, कभी 10 बज जाती है आने में। और मेरी थोड़ा सा मतलब जॉब प्रोफाइल या वर्किंग टाइप की भी बहुत ज़्यादा अमाउंट और वो भी नहीं हो पाता, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ओके, तो सर एक काम कीजिए। पहले एक समय ऐसा था सर कि काफ़ी स्टाफ रहा करते थे और काफ़ी मतलब मैं अकेला आदमी था, 2-3 गाड़ियाँ थी बच्चों घर के में। लिए सरप्राइज गिफ्ट लाने शुरू कीजिए, चॉकलेट एंड ऑल। और अपने जो बातें हैं वो लेटर्स पे लिखनी शुरू कीजिए। ठीक है, ये तो काम आप कर ही सकते हैं, कहीं भी है, बाहर आप जहाँ कहीं भी हैं, लेटर्स लिखिए, चॉकलेट रखिए बच्चों के लिए। आप नहीं बात करने का टाइम मिल रहा है तो उस लेटर के थ्रू उनको अपने थॉट्स एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और लेटर पे ही जवाब मांग लो उनको, अच्छा लगेगा उनको। कुछ नई एक्टिविटी होगी, सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत जल्दी। इसको अगर इस तरीके की एक्टिविटी आप करोगे अपने बच्चे के साथ, तो मैसेज के थ्रू अपनी बात कहिए उनको, मैसेज के थ्रू बात किए। दिन में जब भी टाइम मिलता है तो वीडियो कॉल के थ्रू बात करो, और बात को रियलाइज करो अपने बच्चों के सामने कि बेटा मैं आपको ना फुल टाइम नहीं दे पा रहा ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, बट मेरा मन बहुत करता है आपके साथ बैठने का, उठने का, बात करने का। तो उनके इमोशन को वो चीज पिंच होने दो, तो फिर वो क्या करेंगे, वो आपके कम टाइम को भी वैल्यूएबल समझेंगे, सीरियसली लेंगे, और वो आपको वैसा ही बिहेवियर डिलीवर करेंगे जैसा आप चाहते हो उनके साथ। ठीक है सर? यस सर, अभी से स्टार्ट कर दूंगा सर। आज तो संडे, आज तो ठीक है समय, कल से स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सर। सर देखो, कल पे नहीं जाना, जो काम शुरू करने हैं आज से ही करने हैं, चाहे साइलेंटली या वैसे। ओके, हाँ ओके सर। हाँ जी, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रिया मैडम आपका क्वेश्चन? हाँ जी,
हेलो प्रिया मैडम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, एनी क्वेश्चन? आपके चैट बॉक्स में वो आए हुए हैं मैसेज। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच सर आपको और Okay. यूनिवर्स को थैंक यू सो मच। एक सेकंड सर मैडम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी हमारी चैट में ज्वाइन किया है रमा मैडम ने, जो कि पेरेंटिंग की नंबर 1 एक्सपर्ट है। तो मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और बच्चों को थोड़े से पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बताइएगा। ओके जी, हाँ जी मैडम, आप बताइए अपना क्वेश्चन। मैडम कंटिन्यू कीजिए। सर हाँ जी। ओके सर, आपको सर यूनिवर्स को सर सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सर, क्योंकि आपकी सर क्लास है ना, वो हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिलता है। हर दिन ऐसा लगता है कि हमें ये तो बात पता ही नहीं थी, सर ने इस बात का खुलासा कर दिया। और 2 दिन सर मेरी क्लास मेरी मिस हो गई थी, तो ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया है। तो कल सर मैंने ट्राई किया कि मतलब जूम ऐप से हो ही नहीं पाया, परसों भी नहीं हुआ। जब कल मैं ट्राई की नहीं हुआ, तो 2 मिनट के लिए मैं रुक गई और मैं ये सोची लगता है कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ, शायद यूनिवर्स को मंजूर नहीं है, इसलिए मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। और उसके बाद जब मैंने ट्राई की ना सर, तो सर आपकी वो जूम ऐप की क्लास ओपन हो गई चलिए देखो, पहले तो और यूनिवर्स को मैं ब्लेम नहीं क्लास भी करना। अटेंड कर पाई। और यूट्यूब चैनल का या लिंक मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। यूट्यूब पे एज इट इज वीडियो जो चल रही है, यही वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है जी, राइट सर। तो आप यूट्यूब से ओके, देखते रहो। थैंक यू सर। हमारे साथ ना बीच में हुए हैं। मैडम जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ये रुड़की से हैं और पेरेंटिंग में माहिर है, नंबर 1 है पेरेंटिंग के अंदर ये। मैडम की एज जो है वो 60। हाँ नहीं बतानी ना मैडम। मालूम नहीं। हेलो आकाश जी। हाँ जी मैडम जी, प्लीज। हाँ, अभी आप अपना कंटिन्यू कीजिए। ओके मैडम, हमारा हो गया है, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है। ओके, मैडम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। किसी को भी मैथ को लेके कोई चैलेंजिंग है, बच्चों को मैथ को लेके अगर कोई चैलेंजिंग है आपको, तो आप मैडम से टिप्स ले सकते हैं। मैथ की मैडम एक्सपर्ट हैं और मैडम के कुछ बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी हैं मैथ की उसको लेके। और मैडम डिफरेंट डिफरेंट की चाइल्ड साइकोलॉजी की काउंसलर भी हैं और लर्निंग के लिए हमेशा हंग्री रहती हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि पूरे यूनिवर्स का ज्ञान इनके पास ऑलरेडी है, लेकिन लर्निंग के लिए बहुत हंग्री रहते हैं मैडम। ओके मैडम, मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा। इस क्लास में यस, सभी पेरेंट्स हैं इस क्लास में, तो कोई भी कॉल आए तो हमारे एनजीओ की तरफ से मुहिम चल रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मतलब करनी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप दीजिएगा नंबर। ठीक है जी। ओके, एनी क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी सर, प्लीज। हाँ सर। सर मेरी डॉटर के 17 है हाँ जी। और वो 11 स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही है। चार्जर वार्जर कुछ नहीं डालना। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, मैंने कर दिया म्यूट। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, वो मेरी डॉटर 11 स्टैंडर्ड में है सर। हाँ जी। वो पूरी रात पढ़ती है, सुबह तक, सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम दिन को पढ़ो, रात को मत पढ़ो, क्योंकि अभी तो ये स्कूल तो बंद है। तो ऐसा, मगर उसको हैबिट रात की है तो वो छूट नहीं रही है। तो उसको रात में पढ़ना देना वो सही है या उसकी हैबिट चेंज करवानी चाहिए? देखो जी, जो बच्चा रात को पढ़ के सोता है ना, हम्म। वो उसके सबकॉन्शियस में जाता है सीधा। ये तो हम बचपन से एक प्रोग्रामिंग रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। वो तो बड़ा अच्छा टाइम लगता है सबको सोने के लिए बच्चों को। अगर उसका इंटरेस्ट है ना अगर पढ़ने में, तो चाहे वो दिन को पढ़ रही है और रात को पढ़ रही है, तो बात बराबर की है। बल्कि रात का पढ़ने का फायदा उसको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर डे। तो आपको उसके इंटरेस्ट को स्टॉप नहीं करना है, आपको उसको इनकरेज करना है। रात को अगर वो पढ़ रही है तो आप उसको चाय कॉफी या आइसक्रीम वगैरह आपको देनी है लाके,
उसका ध्यान रखना है, मतलब आपको उसको मोटिवेट करना है। सबसे हाँ अच्छी बात यह है कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है। अब टाइमिंग का कोई चैलेंज नहीं है, मतलब ऐसा, बल्कि रात को पढ़ के सोएगा, अच्छी बात है कि सपनों में भी चल रही है, उसका माइंड भी वैसे ही ड्रीम्स को बना के आगे प्रोड्यूस कर रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड को। और आप यकीन मानिए, मैं खुद रात को पढ़ के सोता हूँ। जो रात को पढ़ के सोएगा उसकी मेमोरी बहुत होगी बच्चे की। मगर रात को पढ़ना मीन्स के कैसी तरह से सर, के रात से सुबह तक पढ़ना 7 बजे तक, और 7 बजे सो के 2 बजे दोपहर को उठना, वो किस तरह से सही रहता है? हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि रात को बेटा 12 बजे तक, 1 बजे तक या 2 बजे तक सो जाओ। आप इतना चेंज कर दो, कटौती कर दो सर, कट लगा दो, पूरा मत करो। मगर वो उसको कंफर्टेबल नहीं होता है, वो उसका जो हैबिट है उसके मुताबिक उसको फिर वही कि भाई मेरे को रात को ही मजा आता है पढ़ने को। सर ये आपका मानना है। अभी जब आप उसको इनकैरेज भी कर रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसके बाद आप उसके साथ इस टॉपिक पे बात करोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेगी, वो मानेगी जब आप उसको कंफर्ट जोन में बैठ के बात करोगे। आप कोशिश करो, नहीं तो मैं आपको एक साइलेंट कमांड बता दूंगा, ग्रुप में तो नहीं बताऊंगा, आप पर्सनल कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो नंबर मेरे को सर चाहिए आपका। मेरा नंबर ग्रुप में डाला हुआ है सर सबने, अभी दीपक जी ने डाला हुआ है मेरा नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, 888 वाला नंबर है जी। हाँ जी, अच्छा। एनी क्वेश्चन जी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत नई इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मुझसे ना स्टार्टिंग में दो जो पहले हमने लगाई थी ना क्लास 2 दिन पहले, वो मिस हो गई थी सर, तो शायद वो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी सर। सर एक्चुअली ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है यूट्यूब पे चीजें देने का, उसके पीछे एक रीजन है कि अभी हाँ ना लोग उनको ग्रांटेड ले रहे हैं कि सर आप मतलब हम यूट्यूब पे देख लेंगे आपका वीडियो, नहीं ठीक है। और मेरे आपका को ऐसा एक भी लगता है जब जैसे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ग्रुप में बैठे हैं ना, तो हमें हाँ बात करने का एक अलग मजा आता है सबको आपस में। जी जी मुझे भी अच्छा फील जी आता है, जी आप जी लोगों को भी अच्छा फील होता आपको यूट्यूब पे हाँ वीडियो हाँ मिल जाएगा, परसों का वीडियो है। और आज जी का वीडियो, मतलब सॉरी कल रात का वीडियो और आज का सर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जी। यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, हाँ शुक्रिया जी, जी, थैंक थैंक यू यू जी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, सब जी। टाइम ज्वाइन करो, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करो और अपने अपने विचार रखो, क्योंकि अभी ना सिर्फ सिखा रहा हूँ, मैं आप सबकी जी क्लास लेने वाला भी हूँ, आपके टेस्ट भी होंगे आगे, आप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और मुझे भी आप लोगों के फिर उस टॉपिक पे आपके एक्सपीरियंसेस भी मुझे आप लोगों से चाहिए होंगे, तो जी उसके जी लिए भी जी अपने जी आप को प्रिपेयर कीजिए सर आप। नहीं सर सब मिलेगा सर, नंबर अभी तो बोलिए ना पहले सर। तो हम आपको ही सुन रहे हैं सर। सर ये मेरा ओके नंबर सर। ग्रुप में प्रीति मैडम ने भी डाला हुआ है, आप वहां से उठा लीजिए, चैट नीचे चैट चल रहा है ना, 9582196888 9582196888। ओके जी, एनी क्वेश्चन? हेलो हाँ जी मैडम। सर, एक और क्वेश्चन था। सर जैसे मेरी डॉटर्स मॉर्निंग में बैठती हैं और नाइट तक नॉन स्टॉप स्टडी करती हैं, आधा घंटा बीच में ब्रेक लेती हैं खाने का, हाँ जी। तो बैठे बैठे उनका वेट भी काफी गेन हो रहा है। तो अब थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज उन्होंने करना शुरू किया है, बट काफी ज्यादा है। और उसमें से एक को बिल्कुल खाने को ये होता है कि उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप बना के दो चाहे कुछ भी करके दो, बट वो जैसे ऑब्सेस्ड हो जाती है ना, कई बार ये जैसे मना कर दो, नहीं थोड़ा सा डाइटिंग करना है या कुछ करना है, तो वो मान नहीं पाती है। तो सर इसके लिए भी अफर्मेशंस दूं? देखो जी 16 उम्र बच्चे को ना वैसे तो डाइटिंग की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। अगर कुछ आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा या कम है तो 145 मिनट के बाद ना बच्चों को पढ़ाई से एक बार उठा दिया करो, चाहे 5 मिनट के लिए उठा दो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो हैंग हो जाता है 40-45 मिनट के बाद। 45 मिनट के बाद आप उनका कोई सिस्टम बना दो। और आज के दौर में बच्चों की ना आउटडोर एक्टिविटी तो बिल्कुल मिसिंग है, राइट। मतलब आउटडोर एक्टिविटी मिसिंग है, तो आउटडोर उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर प्लान करो, घर की छत पे प्लान करो चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ उनके लिए आउटडोर जरूर प्लान करो बच्चों के सर लिए। अगर मैं बोलती भी वैसे हूँ तो वो टाइम ये बोलती है कि इन्फॉर्मेशन मैं नहीं आपको दे हमारा दूंगा। टाइम, नहीं सर वो अगर मैं बोलती हूँ तो बोलती नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें छत पे नहीं जाना, आज का हमारा जो टारगेट है वो फिर देखो जी, मीट वो नहीं इस होगा। वजह से हो रहा है ना क्योंकि हमने उनको पढ़ो 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 पढ़ो, ये भी तो हमने ही किया हुआ है ना उनकी जिंदगी के अंदर। आउटडोर एक्टिविटीज की बहुत जरूरत है आज के बच्चों को। आप कुछ उनके दिमाग में ऐसा डालो कि उनको कुछ ऐसा बताओ कि जी 2000 कदम रोज चलने से ये फायदा होता है, ठीक है।
बोलो जी 2000 कदम चलने हैं और ये बात बोलनी है कि जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता है। जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये अफर्मेशन 2000 बार चलते चलते देनी है। आप बच्चे को ऐसा ट्रेंड करो अपने। तो जब आप ऐसा अपने बच्चे को बोलोगे तो आपका बच्चा चलना फिरना भी शुरू करेगा। लेकिन आप भी साथ थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना इनिशिएट करो बच्चे को। तो मैं तो करती हूँ। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। सर चैनल कौन सा है आपका यूट्यूब पर? यूट्यूब पर सर मैं लिंक यूट्यूब पर चैनल कौन सा नाम क्या है? आकाश चावला के नाम से चैनल है सर मेरा, आप उस पर देख लीजिएगा। हाँ आकाश चावला। हाँ जी। ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन सेकंड आज के उससे रिलेटेड नहीं है। फोटो लगी हुई है चैनल पे जो अभी आपको वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक है जी, ये यूट्यूब चैनल की फोटो है। ओके हाँ जी मैडम बताइए। तो ये प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है सर। जैसे कुंडलिनी जागरण होता है तो आज मैंने किसी से वो बात की थी तो उन्होंने बोला था कि मैं करवाती हूँ कुंडली जागरण, लेकिन अब जैसे मैंने बताया था कि मुझे फोबियाज भी हैं तो मैं सर केपेबल हूँ कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। और ये मतलब काफ़ी चीज़ें सुनी भी हैं इसके बारे में कि अगर नहीं सही से हो पाता तो लाइफ भी काफ़ी रुइन होती है। मुझे नहीं पता कौन से एंगल से, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। देखिए जी मैं बता देता हूँ। आगरा के पागल खाने के डॉक्टर की एक बुक है, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मेरे ऑफिस में रखी है, वो पढ़ लेना। मैक्सिमम केस जो पागल खाने में आते हैं ना वो पता किस टाइप्स के आते हैं, जिन्होंने यूट्यूब से सब मिनियल म्यूजिक सुने होते हैं। मतलब किसी ने कहा जी ये म्यूजिक सुनने से आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, या ये म्यूजिक सुनने से आपकी कुंडली जागरण हो जाएगी, और साउंड डाले हुए हैं। आपके ब्रेन का बिहेवियर क्या है, वो किस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ये तो आपको पता नहीं, लेकिन आपने वो म्यूजिक सुन लिया किसी भी चीज के लिए। तो आधे से ज्यादा जो पागल खाने में लोग हैं ना वो इन्हीं चक्रों में पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, मैं बुक का नाम कल आपसे शेयर कर दूंगा। बुक की फोटो मेरे को गायत्री परिवार वाली भी शेयर करनी है, और वो भी मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो आप लोगों से शेयर कर दूंगा फोटोज और वो नाम। ठीक है जी। तो आपको ना तो ऐसे यूट्यूब से अनाप शनाप म्यूजिक सुनने चाहिए, और ना ही आपको कुंडली जागरण बिना किसी गुरु के करना चाहिए। यस, कुंडली जागरण के लिए आपका मेंटल रेडी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने मेडिटेशन में आपकी कमांड नहीं है, आप मतलब 20 मिनट या 50 मिनट लगातार मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो आप कुंडली जागरण मत कीजिए, तो सेशन आप मत कीजिए। अनम्यूट कर सकते सर। हाँ जी सर एक ऐसा सवाल था कि जो बच्चे हैं वो अभी तो मोबाइल थ्रू पढ़ रहे हैं, हाँ जी मगर उसमें क्या है कि मैं मेरी बच्ची को बोलता हूँ कि तुम 11th स्टैंडर्ड में हो तो जो क्वेरी आती है तो आपका टीचर को फोन करके बोलना चाहिए कि ये मेरे को समझ में नहीं आया है। तो वो बोलते हैं कि मैं मेरे अपने आप में ढूंढूंगी, मैं सर के साथ बात नहीं करूंगी। तो मैं बोला कि मैं बात कर लेता हूँ, तो भी मेरे को भी ना बोलते है कि नहीं मैं ढूंढ लूंगी। तो वो एक मानसिकता उसकी बन गई है कि सर के साथ बात नहीं करना है, तो कैसे तोड़ा जाए? देखो जी, पहले तो रूट कोज ढूंढो कि पर्टिकुलर इसी सर के साथ बात नहीं करना है या किसी भी सर के साथ, टीचर के साथ बात नहीं करना, मेल और फीमेल। किसी भी सर के साथ बात नहीं करना है, वो अपने आप ढूंढ लेना है। यूट्यूब से ढूंढ के कोई भी तरह से वो उसका आंसर ढूंढ लेती है। मैं अपना प्रयास करके ढूंढ लूंगी, टीचर को मेरे को नहीं पूछना है। देखो जी, इस चीज के एक तो एक्सपर्ट है हमारे साथ रमा मैडम, दूसरा मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ, उनकी भी राय आप ले लो यहाँ पे जरूर। सबसे पहली बात, इस चीज के लिए आपको बच्चे से बात नहीं करनी है। इस चीज के लिए आपको अपने बच्चे से बात नहीं करनी है, आपको टीचर से बात करनी है, और ये बताना है कि आपके बच्चे को ये ना बताए कि आपने बात की है। आप टीचर को बताओ जी मेरे बच्चे को ये इश्यू आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपकी और उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो, और उसको यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को यूज ना करना पड़े। आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो आपके बच्चे से बार बार पूछे बेटा क्या इंक्वायरी है, मैं आके आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। टीचर की तरफ से बॉन्डिंग स्टार्ट करवाओ। बाकी मैं रमा मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक बार इसके ऊपर अपने ज्ञान हमें दें। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है सर, थैंक यू। हाँ जी मैडम, प्लीज आप बताइए रमा मैडम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। अभी आकाश जी ने जो बताया है वही सबसे बड़ी सही बात है कि पहले तो आप रूट कॉज को ढूंढें। रूट कॉज क्या है बच्चे में, क्यों इस तरह की मानसिकता है कि वो नई टीचर से बात करना चाह रहा है। डेफिनेटली कहीं कुछ ना कुछ जरूर कोई ऐसा पॉइंट पड़ा होगा उसके मन में जो वो इस चीज से पीछे भागती है कि वो नहीं बात करना चाहती। दूसरा, फिर अगर पहले आप पता करिएगा तब आप टीचर को भी बताइएगा।
कि है क्या, मतलब कोई ऐसा कारण तो नहीं कि टीचर के संग ही उसका कुछ ऐसा इशू हुआ हो कि वो उससे नहीं बात करना चाहती हो। फिर आप डेफिनेटली टीचर को थोड़ा सा उधर से बात करके और उनको दोनों के बीच में, हाँ ये जरूर है कि बच्चे को नहीं पता लगे, टीचर अपने आप से उधर से बात करे तो बच्चा फिर धीरे धीरे ओपन होने लगेगा, फिर वो डिस्कस भी करने लगेगा। दैट्स द राइट वे। ओके, ठीक है मैडम। मैंने उसके साथ काउंसलिंग मेरी डॉटर के साथ किया था, तो उसका कहना ये था कि पापा देखो कि मैं अपने आप जो ढूंढूंगी तो मेरे को देर लगेगी, मगर उससे क्या है कि मेरे को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। टीचर को इसलिए मेरे को नहीं पूछना है कि मेरे को ही ढूंढना है। मैं बोला कि इससे तो टाइम बहुत बिगड़ता है ना, टीचर किस लिए है, और हम पढ़ते हैं और फीस भी भरते हैं, तो किस लिए भरते हैं। तो यही मैं कह रही हूँ ना कि पहले रूट कॉज ढूंढिएगा। अगर वो इस चीज को मैनेज कर पा रही है और वो खुद से ढूंढ के शी इज हैप्पी विद दैट एंड शी कैन मैनेज दैट, देन इट्स अ फाइन थिंग। ये तो बहुत अच्छी हैबिट है उसकी कि वो आगे जाके भी, देखिए टीचर कोई नहीं जाके डायरेक्ट बताएगा, तो बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर वो उस हैबिट को अपनी बनाए रखे। बट हाँ ये जरूर ध्यान रखिए कि उसमें उसका बहुत टाइम तो लॉस नहीं हो रहा है, मतलब उसका कोर्स छूट तो नहीं रहा है कि पता लगा वो यूट्यूब पे लगी हुई है ढूंढ रही है एंड उसका टाइम नहीं ऑन हो पा रहा है या उसका कोर्स छूट रहा है उस चक्कर में, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज सेल्फ कर रही है तो दैट्स वेरी गुड थिंग। बराबर है मैडम, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर मैडम, थैंक यू। तो ये है जी जो मैडम ने बताया। और क्या होता है कई बार ना बच्चे जो कम उम्र में होते हैं, मान लो दूसरी क्लास में है, 5वीं क्लास में है, तीसरी क्लास में है, तब जाके तभी से टीचर का फोबिया उनके माइंड में होता है अपने टीचर को। टीचर को इस बात के लिए बच्चे को कंफर्म करना है, कॉन्फिडेंस में लेना है कि बेटा मैं भी इस फील्ड से हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं तेरा टाइम भी बचा सकती हूँ और मुझे अपना फ्रेंड समझो। आप दोनों काम करने दो, उसको सेल्फ लर्निंग भी करने दो और दूसरी तरफ आप टीचर से साइलेंट काउंसलिंग भी करवा दो उसकी, तो इससे क्या है कहीं ना कहीं बेनिफिट निकलेगा। ये मेरे को रास्ता अच्छा बताया सर। आज तक मैं सोच रहा था मैं क्या करूं क्या करूं, मगर टीचर के साथ बात करना है मेरे को, ये आपने अच्छा बताया सर। वेरी गुड आंसर सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। एनी क्वेश्चन जी? यस सर। हाँ जी मैडम बताइए। सर आज बहुत मौका मिल रहा है तो बस मैं सारे अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लूं। ब्रेड से खाएंगी वो, बिल्कुल कर लो। ये ब्रेड थोड़ा खाएंगी वो। सर मैम से एक चीज पूछना था कि मेरी डॉटर जैसे पढ़ने में तो ठीक है, वो अपना खुद सेल्फ स्टडी भी करती हैं अभी तक, मतलब दे आर इन 9th क्लास, कोचिंग भी नहीं कभी लिया उन्होंने, और बाकी चीजों में जैसे प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी फादर भी कर देते हैं हेल्प, लेकिन फिर भी अभी क्या होता है ना, जैसे कभी टेस्ट की बात आती है या कुछ आता है तो वो हमेशा ना अवॉइड करती हैं टेस्ट को देना, जबकि इतना ज्यादा उनको कंफर्ट जोन भी दिया है, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी दिया है, लेकिन उनको ना ये डर रहता है कि नहीं पापा अगर पिछला पूछ लेंगे और अगर हम नहीं कर पाए ना तो फिर मतलब इंसल्ट हो जाएगी या अच्छा नहीं लगेगा या डांटेंगे तो फिर हमें बुरा लगेगा। तो इस चीज को हम मतलब अगर जैसे बैठे भी हैं तो इतनी बारी समझा दिया कि बेटा अगर कुछ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं ना कहने वाला ना कुछ, आपका टाइम भी सेव होगा, आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और जहाँ प्रॉब्लम है वो आपको पता भी चल जाएगा, ताकि आप वहां से रूट कॉज उसका ढूंढ लोगे तो इजीली आप उसको अचीव भी कर पाओगे। सर समझ भी जाती हैं लेकिन उसके बाद भी उस चीज को फॉलो नहीं करती हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा उनका पोटेंशियल होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में लैग कर जाती हैं, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? मैडम से क्वेश्चन पूछा पहले और फिर मैं भी आपको कुछ टिप्स दे पाया तो जरूर दूंगा। जैसे मैडम प्लीज आप आंसर कीजिए। जी मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी, आपको ही बोलना है जी, उन्होंने आपसे ही पूछा है। अच्छा देखिए मैम, इसमें 2 रीजन है। एक तो बच्चे के अंदर ना थोड़ा सा फियर कहीं बचपन से बैठा हुआ है, कभी उसका टेस्ट खराब हुआ, कुछ हुआ, उसको कुछ बोल दिया तो वो एक डर उसके अंदर बैठ गया बच्चे के अंदर, तो वो शी डजंट वांट टू गिव द टेस्ट। वो जैसा आप कह रहे हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छी है बट टेस्ट नहीं देना चाहती है ना, तो उस केस के लिए आप ये करेंगे कि उसके फादर को बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स उसे दे कि बेटा अच्छा सिर्फ इतने पेज में से टेस्ट लेंगे, सिर्फ इस टॉपिक से टेस्ट लेंगे, बहुत बड़ा टारगेट ना दें उसे, तो वो छोटे टारगेट को बड़े फटाफट कर लेगी और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, देन शी विल गेट कॉन्फिडेंट। एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये है कि उसका थोड़ा सा आकाश ये एनएलपी करवाई जा सकती है फोबिया के लिए, है ना, टेस्ट का जो उसका अंदर एक फोबिया है उसके लिए एक एनएलपी हो सकती है उसकी। हाँ बच्चों को ना एग्जाम का फोबिया होता है, समटाइम बच्चों को आता सब कुछ है लेकिन वो एग्जाम में जाके अटक जाते हैं, तो आप एनएलपी वाली टेक्निक भी बच्चों से यूज कर सकते हो। पापा को उनके ये बोलना है
वो टेस्ट अच्छा कर रही है या खराब। फीडबैक अच्छा ही देना उसको, स्टार्टिंग 3 या 4 बार, मतलब फीडबैक। और ये बोलना कि बेटा मैं तो जान के टेस्ट लेता हूँ क्योंकि मैं खुद फेल हो जाता था। कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट बच्चे को डिलीवर करनी है, तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ये तो बाई बर्थ ही मेरे साथ है, मैं ऐसी हूँ क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे हैं। ठीक है जी। ओके एवरीबॉडी, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रुप में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन सेशंस को प्रमोट करने में हमारी बात बोलना मदद चाहता करें। हूँ। एक सेकंड दीपक जी, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोल जी लेना। जी जी। तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस क्लास को पहुंचाएं, और आपका जो भी फीडबैक सेशन के लिए रहता है और जो भी इम्प्रूवमेंट ऑफ एरिया आपको लगता है सेशन के अंदर होना चाहिए भी, आप ये भी इम्प्रूव कीजिए, या कोई पर्सनल ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज हमें सजेशन भी दिया कीजिए, ताकि हम आप लोगों की मदद से खुद को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है जी। दीपक जी आप अपना क्वेश्चन कीजिए, फिर हम खत्म करते हैं। जी सर। सर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा सबको कि सुबह शाम का 2 टाइम ले लीजिए बच्चों के ऊपर थोड़ा सा, सिर्फ जो उनके कान के टिप्स होते हैं ना, नीचे जहाँ कुंडल पहनती है लेडीज, उनको आपने 5 मिनट के लिए प्रेस करना है, बस ऑयल लगा के हल्का सा। आप फोटो दिखा के अपनी बता दो ना यहाँ पे, इस वाले। जी 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 जी, ये हिस्सा। इस हिस्से को मसाज करना है, ऑयल मसाज। जी 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 जी, 5 मिनट दोनों तरफ से, या दोनों कान। ठीक है सर। हम तो जी तो सरकारी इससे से पढ़े हुए हैं, हमारी वहीं पे हो जाती थी रोज। जी हमारी तो हो जाती थी सर, वहां पे मुर्गा बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में मुर्गा कोई नहीं बनाता। ठीक है। यस। तो सर इससे बच्चों को बहुत फायदा मिलता है। और जैसा भी मैम ने बताया कि वो डर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का फोबिया है, उनको इस चीज का डर है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे डांट मिलेगी। तो बाकी ये फिर है ना, उनका ये डर निकल जाता है कि मुझसे कोई गलती होगी, उनको ये डर लगेगा ही नहीं। ओके सर इसको सुपर ब्रेन योगा भी बोलते हैं, ये जो कान को खींचने वाला काम है ना सर, इसको सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं। खेल खेल में अगर हम इसको कर लें डेली तो बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने खुद अपने आप ऊपर भी किया, बच्चों को भी करवाता हूँ अपनों को। तो मतलब आप सुपरमैन हैं। जी जी सर जी। नहीं नहीं, हाँ जी आप बोल दिया तो जरूर है सर। थैंक यू। हाँ जी थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। ओके जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई अफर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप हमें ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, और मैं रमा मैम का नंबर अभी ग्रुप में डाल दूंगा। किसी को उनसे काउंसलिंग करवानी है या एनएलपी से रिलेटेड कोई काम है तो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और इसके अलावा अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ये कान का से एक बार सर बताइए ठीक से, सर एक मिनट में, कान के बारे में। जो बाली डालते हैं ना जिस एरिया में, सर हम नीचे के एरिया में, हाँ वहां पे 5 मिनट ऑयल से मसाज करनी है आपको डेली, बस। दोनों कान पे? हाँ दोनों कान पे सर, बस इतना ही करना है। ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू जी। आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं कल रात को 10 बजे से 11 बजे। धन्यवाद। जी थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। Mm-hmm.